तो गुरुकुलों में या आश्रमों में चाहे हमारे ऋषियों को देखिए, नंगे पैर चलते थे वे। हाँ, काफी हमने रामायण में भी देखा है कि वो नंगे पैर ही चलते थे। तो जो नंगे पैर चलते हैं, पैर के नीचे कोई पत्थर आ गया, कोई कंकड़ आ गया, कभी ऊंचा आ गया, कभी नीचा आ गया, वो हमारी थेरेपी हो जाती थी एक्यूप्रेशर की। अगर 6 महीने से कम आपको सर्वाइकल हुआ है तो मैं 5 दिन में ठीक कर दूंगा। आज के टाइम में मैक्सिमम हमने देखा है कि बीपी शुगर की जो बीमारी है ये तकरीबन हर घर में होती है। अगर आपको तनाव और टेंशन है तो बीपी हाई रहेगा। दूसरा, जो हमें समुद्री नमक खाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो व्यक्ति खाएगा उसको बीपी हाई रहेगा। आजकल सोने का बड़ा अच्छा तरीका शहर वालों ने अपनाया है, रात को 2 बजे सो, 9 बजे उठो। नहीं तो आज के टाइम में तो एक बार ही उठ के सोने का मजा ही अलग कुछ हो रहा है। 4 के बाद अगर कोई सोता है, को 5 बजे सो रहा, 6 बजे सो रहा, नहीं, वो सोता नहीं है, वो सपने ले रहा है। इतनी दिमाग में टेंशनें इतनी है, दिमाग में बोझ इतना ज़्यादा है कि लोगों को नींद नहीं आती। नींद लेने के लिए लोगों को गोलियां लेनी पड़ती हैं, नींद की गोली। टेंशन से बचने का केवल एक ही तरीका है, परमात्मा को पारना शुरू कर दो। जिसकी आप बात कर रहे हो कि वो व्यक्ति टेंशन में परेशान, उससे पूछ के देखना क्या वो परमात्मा के लिए कभी बैठता है कि नहीं बैठता। नहीं बैठता, मिलेगा। और आज के टाइम में जो सर्वाइकल सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, सर्वाइकल की बीमारी, हर चौथे बंदे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला जी मैं थोड़ा सर्वाइकल और क्या, मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं शीशा नहीं देख पाता हूँ, मेरी गर्दन नहीं चलती। मैंने 1 दिन में ठीक कर दिया उसको। कहते हैं लड़के को अंगूठी डल गई, अब बीपी बढ़ना शुरू हो गया, आप समझ रहे समस्या नमस्कार जी, मैं आपका अपना मोहित। स्वागत है आपका एक बारी फिर आपके अपने शो जिसका नाम है एक मुलाकात, द रियल स्टोरी। आज एक ऐसी स्टोरी लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जहां पे हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने आज तक बिना किसी दवाई के अनेकों ही मरीजों को एक नई जिंदगी दी है। अनेकों ही मरीज उन्होंने अपनी एक थेरेपी से ठीक किए हैं, जिस थेरेपी का नाम है एक्वा प्रेशर। एक्वा प्रेशर एक ऐसी थेरेपी है जिसमें ना किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम जरूर आपको रूबरू कराएंगे उन डॉक्टर साहब के जिनका नाम है आचार्य नरेंद्र कुमार शास्त्री जी, जो चंडीगढ़ में पिछले 10-15 साल से ये अपनी सेवा निभा रहे हैं। अलग अलग सेक्टरों में जाके अपनी सेवा देते हैं। इनकी एक जगह है, जैसे 19 सेक्टर में प्रतिदिन शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक ये बैठते हैं। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में जाके ये अपनी सेवा निभाते हैं। तो जरूर इनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे, जरूर इनके बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने अनेकों ही मरीजों को एक नई जिंदगी दी है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे नमस्ते शो जी। में। कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत नाम सुना था सर आपका, आचार्य नरेंद्र कुमार शास्त्री जी। बस ये सब आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों के प्यार के कारण से ही मुझे बस थोड़ा सा पहचान मिली है। आप लोग मुझे जानते हैं और मैं थोड़ी सी लोगों की सेवा कर देता हूँ, इसलिए नाम मेरा कह देते। बाकी मैं करता कुछ नहीं हूँ, करने वाला परमात्मा है। मैं मेहनत करता हूँ, परमात्मा उनको ठीक कर देता है। नाम मेरा हो जाता है कि मैंने किया है, बाकी मैं करने वाला कोई नहीं, मैं केवल मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत करता हूँ। क्या बात तो है सर। लोग बहुत उसको लोगों को लाभ मिल जाता है इससे। बहुत बढ़िया सर। हमारे आज के टाइम में हमारे समाज में एक्वा प्रेशर के बारे में ना बहुत कम लोग जानते हैं सर। एक्वा प्रेशर थेरेपी के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है सर। सबसे पहले तो सर आप ये बताइए, एक्वा प्रेशर होता क्या है ये एक्यूप्रेशर जो है, ये आजकल का नाम है एक्यूप्रेशर। ओके। एक्यू कहते हैं अंगूठे को, या तीक्ष्ण, ओके। और प्रेशर माने दबाव देना, तीखा दबाव देना या अंगूठे से दबाव देने का नाम एक्यूप्रेशर है। अच्छा। लेकिन प्राचीन काल में इसको मर्म विद्या कहते थे, मर्म चिकित्सा। ओके। और मर्म चिकित्सा पहले हमारे देश में सभी लोग करते थे, और ये जो करते थे, हमारी संस्कृति जो सबसे पुरानी है, ऋषियों ने महर्षियों ने इसके ऊपर खोज की और इसे इलाज कर देते थे। लेकिन आजकल इस चीज को हम भूल गए हैं, या हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। विदेशी लोगों ने इसको अपना लिया, इसके ऊपर रिसर्च किया है। सर्च तो ऋषियों का है, हाँ जी। रिसर्च उन लोगों ने किया है। क्या है, यहाँ कुछ लगभग पहले प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो ऋषि महर्षि ने इसको खोज किया, लेकिन कुछ समय के अंतराल में ये जो बौद्ध भिक्षु हुए हैं, ये श्रीलंका गए,
हाँ जी। तो श्रीलंका में उन्होंने वहाँ इस विद्या का प्रचार किया। कुछ लोग चाइना में गए हैं, हाँ जी। चाइना में इसका प्रचार किया। जापान में गए, जापान में इसका प्रचार किया। तो वहां पर प्रचार करने से लोगों ने देखा कि बिना दवाई के लोग ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने से उन्होंने बड़ा लाभ मिला और वहां पर इसका प्रचलन ज्यादा बढ़ गया। और वहां जब प्रचलन बढ़ा तो लोग ये मानते हैं ये थेरेपी विदेशी है, चाइना की है, चीन की है, जापान बिल्कुल। की और की, वहां की नहीं, ये हमारी है। ओके। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर हमारा अपना इतिहास देखते हैं, सबसे पुराना इतिहास अगर देखते हैं तो रामायण का मिलता है। बिल्कुल। तो रामायण में जब देखते हैं और ऋषि महर्षि हमारे होते थे हाँ जी। और प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे गुरुकुल होते या थे। आश्रम होते थे। बिल्कुल। छोटे जो 20-25 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ ऋषि के पास वो आश्रम होता था, बिल्कुल। जहाँ पर ज्यादा संख्या में 100, 200, 1000, 2000, 10,000 जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो गुरुकुल हो जाता था। हाँ जी। तो गुरुकुलों में या आश्रमों में चाहे हमारे ऋषियों को देखिए, नंगे पैर चलते थे वे। हाँ, काफी हमने रामायण में भी देखा है कि वो नंगे पैर ही चलते थे सारे। वो नंगे पैर क्यों चलते थे? देखिए, ऋषि खड़ाऊं पैर लेते थे। हाँ जी। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बच्चे जो पढ़ते थे उस समय, बच्चे को कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी। हाँ जी। तो सभी के सभी ब्रह्मचारी गुरुकुल में जो पढ़ते थे वो सारे नंगे पैर रहते थे। हाँ जी। आचार्य खड़ाऊं पहन लेता था। तो जो नंगे पैर चलते हैं वो क्या होता था, एक तो हम जमीन के साथ टच रहते हैं, स्पर्श रहता है हमारा जमीन के साथ। और जब हम चलते हैं ना, पैर के नीचे कोई पत्थर आ गया, कोई कंकड़ आ गया, कभी ऊंचा आ गया, कभी नीचा आ गया, वो हमारी थेरेपी हो जाती थी एक्यूप्रेशर की, ऑटोमेटिकली चलने ऑटोमेटिक की। हो जाती थी। जो ऋषि खड़ाऊं पहनते थे, खड़ाऊं की तरफ आपने ध्यान दिया होगा, जो ऋषि खड़ाऊं पहनते थे उसमें एक खास बात होती थी, वो जो अंगूठा जहाँ पहने थे, अंगूठा रखा जाता है, वह एक कीलनुमा होती थी ऐसी उठा, और उसके सहारे वो चलते हैं। जो वो उठा हुआ होता है जिसके सहारे खड़ाऊं पहनी जाती हाँ है जी। हाँ जी। हाँ जी। अंगूठे के पास, वहां जब वो लेकर के चलते हैं तो वहां बहुत ही मरम, बहुत ही उत्तम पॉइंट हैं। तो ऋषि खड़ाऊं पहन के चलते, वो हमारे पॉइंट दबते थे ऋषियों के। ओके। ओके। और आजकल हमारे जो चप्पल प्लास्टिक में और तरह तरह की उसमें आ गई, लेकिन वो लकड़ी की होती थी। हाँ जी। खड़ाऊं तो लकड़ी लकड़ी के। की खड़ाऊं जब जरते थे तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता है। ओके। बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती थी उसी से। तो प्राचीन काल की हमारी पद्धति आ रही है, तो ये उस समय के चला हुआ है। एक्वाप्रेशर में हमारे मेन फोकस हमारे जो बिंदु पे ही होता था कि कौन से बिंदु को दबाना होता था, उसके अकॉर्डिंगली बीमारी को ठीक किया जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है, एक तो जैसे नंगे पैर चलने से क्या होता है, वो सारे पॉइंट ऑटोमेटिक सारे ही दब जाते थे, जितने भी सारे सामान्य रूप से सभी दब रहे हैं। लेकिन अब किसी को कोई समस्या है, किसी की कोई परेशानी है, तो उसके अनुसार उस बिंदु को दबा करके ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आजकल सिर दुख रहा है हाँ जी। तो सिर दर्द के पॉइंट दबाइए, कंधे में दर्द है तो कंधे के पॉइंट दबाए जाएंगे, सर्वाइकल की समस्या सर्वाइकल के पॉइंट। तो जैसा जैसा हमारा जो रोग है उस रोग के अनुसार हमें पॉइंट दबाना चाहिए, दबाने से ठीक हो जाएगा। आज के टाइम में जो न्यू जनरेशन है, ये एक्वाप्रेशर की साइड क्यों नहीं जाते? मतलब किसी को भी कुछ दर्द होती है तो हर एक बंदा सोचता है कि चलो डॉक्टर के पास दवाई दवाई खा के वो सोचते हैं कि हम ठीक हो जाए, पर एक्वाप्रेशर वाली साइड लोग क्यों नहीं सोचते आज के टाइम में? एक तो यह है कि हमारे यहाँ इसका प्रचलन कम है, प्रचलन कम है। और प्रचलन और जानकारी के अभाव के कारण से हमारी जो नई पीढ़ी है वो दवाई की तरफ भागती है। बिल्कुल। जैसे सिर दुख रहा, दवाई लेंगे 5 मिनट में आराम मिल जाएगा, डिस्प्रिन इससे की आराम गोली हो गया। लेकिन क्या है, यदि वो हमारे पूर्वज या हमारे घर में माता पिता जो बुजुर्ग वो या खुद अगर वो पॉइंट जानता तो घर में बैठकर पॉइंट दबा लेता, उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं, सिर दर्द 5 मिनट में ठीक हो जाता है। दवाई के जैसे कई बार कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो एक्वाप्रेशर के जो पॉइंट दबाने से क्या इससे भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, जो दवाइयां हैं, आयुर्वेद की दवाई कोई नुकसान नहीं करती है कभी, लेकिन दूसरी दवाइयां हमें नुकसान कर देती हैं। कहीं ना कहीं है, एक रोग को ठीक करते दूसरा कहीं ना कहीं दूसरा शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक्यूप्रेशर में कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं से दबा लीजिए, कोई साइड इफेक्ट इसमें कभी भी नहीं होता है। कोई भी साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, पॉइंट आप दबा रहे हो, ठीक दबेगा तो तुरंत लाभ मिलेगा। कई बार जानकारी नहीं है, दबाए जा रहे हैं, साइड पॉइंट को प्रॉपर नहीं दबा कर थोड़ा साइड में दबा रहे हैं, उसका कोई नुकसान ही नहीं होगा, आराम कम होगा लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके। ओके। एक मानव शरीर में कितने पॉइंट होते हैं एक्वाप्रेशर को दबाने के लिए? देखिए, एक्यूप्रेशर की अगर हम देखते हैं
तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे। लेकिन जो आधुनिक जो हमारे इसकी खोजकर्ता हैं, लोगों ने जो सर्च किया है, वो लगभग 800 पॉइंट का सर्च कर चुके हैं। 800 पॉइंट बॉडी के अंदर उन्होंने देखा है। 800 पॉइंट 800 है। पॉइंट हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिसका किसी न किसी बीमारी का दवाई के काम करता है वो बिल्कुल, पॉइंट। बिल्कुल 800 पॉइंट हैं और उन 800 पॉइंटों में भी सारे दबाने की जरूरत नहीं है। जिस की आपको जरूरत हो वो पॉइंट दबा लीजिए, कुछ देर में ठीक हो जाओगे आप। बिल्कुल। सर आपको कितना टाइम हो गया सर ये करते हुए, एक्वा प्रेशर की सेवा करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? देखिए, मैं जब पढ़ता था गुरुकुल में, वहाँ किताबें तो मैंने पढ़ी। आप गुरुकुल में स्टडी की जी, आपने? मैंने गुरुकुल झज्जर के अंदर शास्त्री आचार्य किया है। अच्छा। और एमडी रोहतक से मैंने मान्यता प्राप्त, वहाँ से मैंने शास्त्री आचार्य की। और जब पढ़ते हुए हमने योग दर्शन सारी चीजें पढ़ी हैं, योग की भी पढ़ी और एक्यूप्रेशर किताबें मैंने पढ़ी। और एक्यूप्रेशर पढ़ करके मैं करता रहा, लेकिन उतना मुझे लाभ नहीं हुआ, न उतनी जानकारी थी। मुझे कोई प्रॉपर गुरु नहीं मिल पाया था। फिर मैंने जा करके मैंने सीखा इसको। बठिंडा के अंदर है, बठिंडा में मलोट है, वहां पर मेरे गुरु मेरे नाम राशि हैं, नरेंद्र बटला जी हैं। ओके। तो उनके पास मैं 2015 में गया अच्छा। और मैं उनसे सीख करके आया। तो 2015 से मैं प्रॉपर इसकी सेवा कर रहा हूँ। 10 साल मुझे हो गए इसकी सेवा करते हुए। आपके दिमाग में कैसे आया कि आप ये एक्वा प्रेशर थेरेपी की आप सेवा करना चाहते हो? देखिए, मैं योग सिखाता था, योग करता भी था, लोगों को सिखाता था। जो योग में मुझे लाभ मिल रहा था वो लंबे समय में मिल रहा था, लेकिन कई बार देखा लोग परेशान ज्यादा हैं। तो मैंने सोचा ऐसा कोई उपाय है, क्योंकि मैं वैसा डॉक्टर तो नहीं हूँ दवाई दे दूं, लेकिन मैंने सोचा बिना दवाई के को ठीक हो सकता है क्या? ऋषि कैसे रह जाते थे बिना दवाई के, कैसे ठीक रहते? वो दवाई लेते ही नहीं थे। पुराने टाइम में तो कोई डिस्प्रिन या पैरासीटामोल था नहीं ऐसी कुछ, तो वो कैसे ठीक रहते थे? कैसे? इस पे विचार करता कि ये जो हमारी एक्यूप्रेशर की जो थेरेपी पॉइंट है, पॉइंट तो एक्यूप्रेशर तो अब नाम आया है। हाँ जी, हाँ जी। प्राचीन में पढ़ेंगे तो मर्म चिकित्सा इसका नाम। तो मैंने मर्म चिकित्सा पे सोचा लोगों को फायदा हो सकता है क्या, और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और काम करना शुरू, मेरी रुचि हो गई और मैं शौक से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दूसरा क्या है, जब मैं किसी के पॉइंट को दबा करके उसके दर्द को दूर कर देता हूँ, वो मुस्कुराता है कि जी आपने मेरे को ठीक कर दिया। जैसे वो मुस्कुराता उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है। मैंने तो किया ही क्या है, मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने हाथ पकड़ा, पॉइंट उसका पॉइंट दबा दिया और वो ठीक हो गया। कितना खुश है, उसकी खुशी से ज्यादा खुशी मेरे अंदर आ जाती। अपनी खुशी के लिए मैं करने लग गया। क्या बात। अब दिन में सर कितने के मरीजों को आप ठीक कर देते हो? कितने के मरीज आते हैं दिन में? देखो, मेरे पास कितने आ जाएं, मैं लगभग 2 घंटे का समय तो रखता ही हूँ इसके लिए। उसमें कोई 10 भी आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं मेरे पास, और उनका मैं इलाज करता हूँ। और जो करता है ना पॉइंट जब दबाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे से पॉइंट सीख भी लो। अपने आप घर में भी दबा लिया करो। मैं ऐसा नहीं कि बताता नहीं, पॉइंट सीखो। विद्या को जितना हम प्रचार करते हैं ना, उतनी बढ़ती है। विद्या को जितना हम छिपा के रखते हैं वो भूल जाते हैं, घट जाते हैं। अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या विष बन जाती है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ, आज मैं जानता हूँ, पता नहीं मैं कितने दिन का हूँ, कितने दिन किसकी जिंदगी पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ सारा मेरा देश खुद एक्यूप्रेशर के पॉइंट सीख जाए, बिना दवाई के सारे स्वस्थ हो जाएं, सारा भारत मेरा स्वस्थ हो जाएगा। मेरी यही कामना है। तो सब प्रसन्न रहें, ऐसे निरोग रहें, ऐसी इच्छा मेरी। वैसे आप एज ए प्रोफेशनल क्या करते हो? आप एज ए मैं संस्कृत अध्यापक हूँ। संस्कृत अध्यापक हो? संस्कृत अध्यापक हूँ। मैंने गुरुकुल से शास्त्री आचार्य किया और चंडीगढ़ 19 सेक्टर से मैंने संस्कृत ओटी की है, ओरिएंटल टीचर ट्रेनिंग। और मैं अब जो है संस्कृत अध्यापक के पद पर हरियाणा सरकार में मैं सेवा देता हूँ। इसमें सर आप कौन कौन सी बीमारियों का, कौन कौन सी दर्द का आप इलाज करते हो? एक बार जरा खुल के बताएं सर। देखिए, इसमें क्या है, लगभग सभी बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। जैसे सिर दर्द है। हाँ जी। सिर दर्द के मैं पॉइंट दबाऊंगा, 5 मिनट में सिर दर्द ठीक हो जाएगा। 5 मिनट में 5 ठीक हो मिनट में जाएगा? बिल्कुल, आप टाइम नोट करो, 5 मिनट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, ये हमारी थेरेपी यही तो काम की इतनी। और दूसरा, आजकल जो लोगों की समस्या है वो सर्वाइकल की समस्या आ गई है। सर्वाइकल बहुत ज्यादा। हाँ, सर्वाइकल महिलाओं में ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि महिलाएं घर का जो काम करती हैं, वो चाहे वो खाना बनाने का काम है, खड़े होकर के हैं, बर्तन कपड़े जो भी धोती है वो, और जो बैंक के लोग हैं उनको, जो बैंक में कंप्यूटर चलाते हैं या जो कंप्यूटर वाले लोग जो कंप्यूटर पे ज्यादा बैठते हैं, उनको दिक्कत आ रही है सारा दिन बैठ बैठ के। और जो सिलाई का काम करते हैं, अच्छा। उनको सर्वाइकल की बड़ी समस्या। मैक्सिमम पेशेंट आपके पास सर्वाइकल के आते हैं? सर्वाइकल के आते हैं, कंधे की भी आ रहे हैं और
कमर दर्द के भी हैं और घुटने के दर्द के भी। अच्छा, हाँ, तो इन चीजों के मेरे पास आ रहे हैं। मतलब अगर कोई हमारे दर्शक में किसी के इस चीज की दर्द है तो वो आपके कांटेक्ट करें तो वो बंदा ठीक हो सकता है। बिल्कुल कर सकता हूँ जी मैं। इसमें सर्वाइकल अगर 6 महीने से कम आपको सर्वाइकल हुआ है तो मैं 5 दिन में ठीक कर दूंगा। 5 दिन में? 5 दिन में। क्या बात है। अगर 6 महीने से पुरानी है हाँ। तो उसमें 7 से 10 दिन तक लग सकते हैं। 7 दिन के अंदर लगभग ठीक हो जाता है। आज के टाइम में मैक्सिमम हमने देखा है कि बीपी शुगर की जो बीमारी है ये तकरीबन हर घर में होती है, और अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो तो हमेशा यही कहते हैं कि आप बीपी की दवाई खाओ, 1 गोली दिन में खानी है आपने, अपने बीपी के अकॉर्डिंगली डोज दे देते हैं वो, और वो लाइफ टाइम खानी होती है। क्या कोई ऐसा एक्यूप्रेशर में कोई ऐसा हल है कि वो जो बीपी की बीमारी है उसको हम कंट्रोल कर सकें? ये बीपी की जो समस्या है ना, ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई बीमारी भी नहीं है। हाँ, बीमारी मान ली गई है। ये क्या है, होता किसको है? 2 चीज ही है बस। बीपी होने का कारण 2 है, 2 को करते बीपी ठीक हो जाए। क्या है? जो लोग तनाव में रहते हैं, हाँ जी, टेंशन में रहते हैं। आजकल हर एक इंसान टेंशन बहुत लेता है। अगर आपको तनाव और टेंशन है तो बीपी हाई रहेगा। दूसरा, जो हमें समुद्री नमक खाते हैं, हाँ जी, इसमें सोडियम ज्यादा हो जाता है। हाँ। तो जो व्यक्ति ये समुद्री नमक, मैं जो नमक की बात कह रहा हूँ, नमक जो व्यक्ति खाएगा उसको बीपी हाई रहेगा। ओके। इस समुद्री नमक को छोड़ करके हम्म। सेंधा नमक आता है। सेंधा नमक, जिसकल आजकल लोग सेंधा नमक नाम से कम जानते हैं, व्रत वाला नमक कहने लगे व्रत वाला, कि बिल्कुल व्रत बिल्कुल। में खाना वो नमक, हाँ व्रत वाला। हाँ। कि जो व्रत वाला जो नमक आ रहा है, इसको सेंधा नाम, सेंधो है। और ये जो सेंधा क्या है? समुंदर से आता है? नहीं, ये समुद्र से नहीं आता, ये पहाड़ का। ये क्या है, हमारा पहले देश आजाद होने से भारत पाकिस्तान एक ही था। हाँ जी। तो जो सिंध प्रदेश था पाकिस्तान में, जो अब है, वहां पर पहाड़ है ओके, और पहाड़ से पत्थर निकलता है नमक का। ठीक है। और वहीं आपने देखो बहुत बड़े बड़े पत्थर आते पत्थर आते हैं, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। पीस करके उसको यूज कर लीजिए। जो नमक आप यूज करें उसकी जगह नमक बदल लीजिए। और जो हमारा शुगर होता है, शुगर को सर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? शुगर क्या है? शुगर हमारे पेन की रियाज से हो जाता है। अगर पेन की रियाज हमारी प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो उसके कारण से शुगर बढ़ता है। क्या है, जो हम खाना खाते हैं, चाहे कोई हम अन्न खा रहे हैं, कोई भी भोजन जो हम कर रहे हैं, या कोई फ्रूट खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो फल के और अन्न के जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, शुगर चीनी जो होती है, जो वो हमारी पेन क्रिया आसानी से पचा लेती है प्राकृतिक चीज को। लेकिन हम क्या करते हैं, और अधिक चीजें खा लेते हैं, मिठाई ज्यादा खा रहे हैं। वो तो खाना तो खा ही रहे हैं, मीठा ज्यादा खा लिया, तरह तरह की मीठी चीजें ज्यादा, जितनी कैलोरी की हमें जरूरत है उससे ज्यादा हम खा रहे हैं। तो ज्यादा खाने से क्या है, पेन की रियाज ज्यादा काम करना शुरू करती है, और जब ज्यादा काम करना शुरू करती है इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है, और इंसुलिन कम बनता है तो शुगर की समस्या हो जाती है, और फिर इसको इंसुलिन लेना पड़ता है, अलग से इंजेक्शन लगाना। तो इसके एक्यूप्रेशर में हथेली में पॉइंट है, उस पॉइंट को दबाने से पेनक्रियाज का, और पिनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी है, यहाँ पर दबाने से ये आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में हो जाती है। तो सर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके पास कोई पेशेंट आया, वो बोले आपको कि मैंने बहुत डॉक्टरों के पास दिखा लिया पर मेरी इस दर्द का हल नहीं हो रहा, आपके पास आया और वो झट ठीक हो गया हो, कुछ ऐसे जी इंसिडेंट हुए हैं? बिल्कुल है मेरे पास एक कंधे का आया, अच्छा। एक व्यक्ति आया और नॉलेज जी मैंने कंधा सब कुछ दिखा लिया है। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी उसके कंधे में? उसको, उससे हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था। अच्छा। हाथ में मूवमेंट जो ऊपर उठाए, उठ नहीं रहा था, ऊपर जा नहीं रहा था, और उठाता था तो बहुत दर्द हो रहा था, उठ नहीं पा रहा था, उसका जाम सा हो गया था। ओके। और जाम होगा, और बोला कि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। अब डॉक्टर का हॉस्पिटल का नाम न लेकर के मैं बताना चाहूंगा, मेरे को तो नाम तो उसने बताए थे, वहां मैं जाकर के आया और आया मेरे पास वो। ओके। और चंडीगढ़ में तो उसने बहुत सी इलाज करवाया, एक और 2-3 थेरेपी अभी उसने करवाई थी, जीरकपुर आदि में चल रहा था कहीं, वहां भी जाकर के आया। अच्छा। और कहीं उसको आराम नहीं मिला। उनकर जी मैं जाता हूँ, एक सीटिंग के 700 रुपये भी दे करके आता हूँ मैं। अच्छा। और मुझे आराम नहीं मिला, वो मेरे पास आया, मैंने उसको 5 से 7 दिन के अंदर पूरा ठीक कर दिया।
उसका कंधा बिल्कुल हाथ ऊपर उठवा दिया, हाथ ऊपर उठा रहा है, आगे फिर साइड में उठवा कर देखा, बिल्कुल हाथ उसका 7 दिन के अंदर ठीक हो गया। तो हो जाता, पॉइंट से दबाने से ठीक हो गया, कोई दवाई नहीं दी, पॉइंट दबाया और वो ठीक हो गया जी। सबसे ज्यादा हमारे जो पॉइंट है हमारे शरीर के कहाँ होते हैं सर? हमारे जो शरीर को देखो बहुत सारे पॉइंट, सारी पूरी बॉडी के अंदर पॉइंट है। एक तो सारे शरीर के अंदर अगर कमर दर्द है या जहां भी जिस बॉडी में कोई दर्द है, अगर वहीं प्रॉपर दबाते हैं तो जल्दी लाभ मिलेगा। ओके। बॉडी के अंदर बहुत सारे, लेकिन क्या है, इन पॉइंटों का एक स्विच बोर्ड है। जैसे बहुत बड़ा हॉल बना हुआ हो, उसके अंदर बहुत सारे पंखे लाइटें लगी होती हैं। हाँ जी। लेकिन उनका स्विच बोर्ड तो छोटा सा होता है ना, एक जगह पे होता है, बिल्कुल। और उस पर लिख देते हैं हम, ये एल है लाइट का है, ये ट्यूब का है, टी का है, एफ का है, फैन का है। तो इसी प्रकार उसको दबा करके हम वो चला लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो हाथ है, हथेली, हाँ जी, इस हथेली के अंदर सारे शरीर के सारे पॉइंट यहाँ हैं। ये हमारा स्विच बोर्ड है हाथ। और दाएं हाथ में दबाइए चाहे बाएं हाथ में, दोनों में बिल्कुल बराबर पॉइंट हैं। और सेम ऐसे ही हमारे पैरों में भी है। अच्छा। चाहे पैरों से पॉइंट दबा लीजिए, चाहे दाएं से दबाइए, चाहे बाएं से दबाइए, चाहे हाथ से दबाइए, चाहे दाएं हाथ से, चाहे बाएं हाथ से। तो स्विच बोर्ड हमारा हाथ है, हाथ में सबसे ज्यादा पॉइंट हमारे हाथ में है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं हाथ को ऐसे ऐसे मलते हैं सर्दी वगैरह में, तो वो भी किसी न कोई प्रक्रिया का काम करती है? बिल्कुल प्रक्रिया करती है। हमारे देश में जो भी चीज बनाई गई है वो साइंस के साथ बनी हुई है, उसके अंदर वैज्ञानिकता जरूर भरी हुई है। कारण देखिए, आपने देखा होगा ताली बजाते हैं हम। हाँ जी। ताली कब बजाते हो? जब हम भजन कीर्तन करते तब ताली बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब किसी को पुरस्कार मिल रहा होता है, इनाम मिल रहा होता है, किसी ने अच्छा काम किया, तब भी हम ताली बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां मंदिर में, यहाँ कहीं जा उपासना, जहाँ कहीं यहाँ बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे हो, वहां पर ताली बजा रहे हो, मस्त होकर के ताली बजा रहे हो। लेकिन वहां पुरस्कार के, आप पुरस्कार के लिए उसकी ताली बज रही है, लेकिन फायदा दो को होता है। जिसके लिए जो पुरस्कार ले उसके लिए ताली बजाए, वो बड़ा खुश है, उसका उत्साहवर्धन हो रहा है। लेकिन जब आपने ताली बजाई है, आपके पॉइंट दब रहे हैं। सारे के सारे जो ताली बजाते हो ना, आप देखना, सारे जो स्विच बोर्ड बताया ना मैंने आपका, तो ये हाथ के जब आप ताली बजाते हैं, सारे के सारे हमारे ये पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं। आपको लाभ ज्यादा हो रहा है, उसको तो हुआ ही है, उसको तो लगा कि मेरा उत्साहवर्धन। लेकिन जब आपने गया है तो आपका ज्यादा लाभ। इसलिए हमें भजन कीर्तन में ताली बज रही, साथ में पॉइंट दब रहे हैं, हमारे पॉइंट भी दब रहे हैं और भजन कीर्तन भी हो रहा है। तो ये जब भी इस तरह से करते हैं या जो मसला जाता है, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट दब जाते हैं, पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं हमारे। क्या ये एक योग्य कला ही है? एक्वा प्रेशर है जो एक योग की कला ही है ये, या इसको योग से अलग माना जाता है? देखिए, योगासन में जो है ना, योग आप यूजर योग धातु से बना हुआ योग शब्द। योग का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। और इस अर्थ को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। योग माने आजकल हम शरीर और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आसन और प्राणायाम करते हैं। एक तो ये योग हो गया। लेकिन एक्चुअली क्या, शरीर स्वास्थ्य है ये तो ठीक हो गया है, असली जो योग है वो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का नाम योग है। तो यह तो योग है। अब योग में क्या होता है, जो हम आसन करते हैं, अनेक आसनों के नाम हैं। जैसे उसमें आप शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, वृक्षासन करेंगे। उन आसनों को जब आप करेंगे तो बॉडी का मूवमेंट देखना किस प्रकार से हो रहा है। और जब जिस आसन को कर रहे हैं, तो चाहे वो हम धनुरासन कर रहे हैं, पेट का हो रहा है, तो उस मूवमेंट के ऊपर क्या है, उस अंग के ऊपर दबाव पड़ता है। और दबाव पड़ने से वो ठीक हो जाता है हमारा। तो योगासन तो अपना अलग से काम करता है, लेकिन ये क्या है, ये उससे थोड़ा सा हटके है। ये हाथों के अंदर पॉइंट दबाया और उसको ठीक कर दिया। और ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक्वा प्रेशर अप्रूव्ड है ये? जी, ये जो एक्वा प्रेशर जो करते हैं, ये WHO है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है इसकी। WHO से मान्यता? हाँ, इसकी मान्यता प्राप्त है। और वहाँ से इसकी मान्यता प्राप्त होने से सर्वत्र सब जगह भारत में चलती है। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से इसके कुछ बने हुए हैं, इनके सेंटर बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ? ये है कि देखिए, जिस समय हमारे योग दिवस मनाने लग गए हम, हाँ जी, योग दिवस के बाद में योग के ऊपर ज़्यादा काम होना शुरू हो गया जब से मोदी सरकार आई है। जी, मोदी सरकार जी आई हैं, मोदी जी आए हैं, तो उन्होंने योग दिवस मनाया। और योग दिवस जैसे मनाया तो योग के ऊपर काफ़ी प्रभाव हुआ, लोगों ने प्रचार किया, लोग इसके ऊपर करने लगे। लेकिन क्या हुआ, जो एक्यूप्रेशर है इसके ऊपर काम कम हुआ हमारे देश में।
तो कोई यूनिवर्सिटी या कोई विश्वविद्यालय इस प्रकार का कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री तो नहीं देता है, लेकिन कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं वे डिप्लोमा देती हैं और डिप्लोमा कर करके लोग अपना करते हैं इसको। अभी भी कई बारी पेशेंट ऐसे आपके पास आते होंगे कि जिनको अभी भी विश्वास नहीं होता दर्द से पहले कि ये ऐसे बिंदु दबाने से, ऐसे हाथ की कुछ दबाने से ये ठीक हो जाता है। आपको समझाना पड़ता है उनको प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल 2 दिन पहले की बात है। अच्छा। एक पेशेंट ने मेरे से फ़ोन की बात की और कहने लगे मुझे आपके पास आना। मैं कहा जाना। वो कहने लगे सर करवा के देखूँ क्या इससे लाभ होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है कि करवा के देखूंगा लाभ होगा, इसका मतलब पूर्ण विश्वास नहीं है। नहीं है। तो मैंने कहा आप करवा के देखो, ठीक है, लेकिन ये मत बोलो करवा के देखूंगा। आप आओ और आपको लाभ होगा, लाभ नहीं हो तो आप मना करना, आप आइए। तो लोगों को जो है ना अब भी भ्रम है कि क्या इससे ठीक हो जाएगा। एक मेरे पास माता जी आती हैं, उनके घुटने में परेशानी थी, आती हैं तो उनको मैंने ठीक किया, अब भी आ रही हैं, वो काफ़ी ठीक हो गई, लेकिन फिर भी बीच बीच में आ जाती हैं। तो कहने लगी मेरी जो पुत्र वधू है उसको सर्वाइकल है। मैंने कहा आप भी चलो पॉइंट दबवा लेना। उनकी पुत्र वधू कहने लगी कि नहीं ऐसे पॉइंट दबाने से ठीक थोड़ी कोई होता है, विश्वास ही नहीं होता। तो विश्वास नहीं है लोगों को। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हम इसका रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, हमारा जानकारी का अभाव है, प्रचार कम है। यदि इसका प्रचार किया जाए, जानकारी लोगों को दे दी जाए और हम उदाहरण पेश कर देते हैं तो लोगों को विश्वास बन जाएगा। बिल्कुल। आज के टाइम में हर एक बंदा एग्जाम्पल ढूंढता है कि पहले दिखाओ कि आपने सच में कोई ठीक किया या नहीं किया। बंदा तभी कहते हैं ना कि अगर अब पीजीआई वगैरह जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे कई बार जाते हैं तो उनको एक विश्वास होता है कि हाँ चलो यहाँ पे गए, यहाँ पे डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो मेंटली होता है कि ये दवाई खाने से हाँ मैंने ठीक हो जाना है। तो कहीं ना कहीं मेंटली भी इस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विश्वास करना किसी चीज़ के ऊपर। अब आपने बोला कि इस चीज़ को दबाने से वाकई ठीक हो जाएगा, अगर बंदा उसको पॉजिटिविटी ले, पॉजिटिव तरीके से ले, तभी वो चीज़ ज़्यादा काम करती है। अगर कई बारी बंदा सोचे नहीं यार ये तो पता नहीं ठीक होगा, ये वहम ही कई बारी सोचते हैं बंदे यार वहम ही है, ये पता नहीं होगा ठीक होगा या नहीं होगा, तो उन चीज़ पे ऐसे भी होता है कि उनको कई बारी कम काम करता है ऐसी चीज़ें। देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। सही बात ऐसा ही है। पहली बात तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्वास सबसे पहली चीज़ है। और जो आप प्रश्न पूछ रहे थे बिल्कुल सही पूछा आपने। बिल्कुल कई बार मेरे पास फ़ोन आता है और फ़ोन करके पूछते हैं कि आप ये कर रहे हो। मैं कहा जी मैं पॉइंट दबा करके ठीक है। सर कोई वीडियो हो तो वीडियो भेजो ना आपके करते हुए कि आपको जो ठीक हो वीडियो तो वीडियो भेज दो मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो लोग मानते हैं जब अगर उनके पास वीडियो चली जाती है तो वो जो है ना फिर विश्वास करने लग जाते हैं। हालांकि मैं वीडियो कम बना पाता हूँ, मैं वीडियो का टाइम कम होता है मेरे पास। तो लोग ये जो आप कह रहे हैं उनको विश्वास तभी होता है जब हम प्रचार इसका कर दें, वीडियो मांगते हैं, को किया हुआ बताने वाला हो। और वो कोई नहीं है, वीडियो जरूर चाहिए, फोटो जरूर चाहिए। और अगर सामान्य व्यक्ति करे तो बहुत है, अगर किसी बड़े व्यक्ति का आपने ठीक किया है तो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा हाँ उनका भी से ठीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सलमान खान को कभी दर्द हो, अगर सलमान खान यहाँ से ठीक हो के उस चीज़ की वीडियो डाल दे तो बहुत लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ही है, हमारे जो नौजवान हैं ये टीवी मोबाइल पे देखते हैं तो जो हमारे स्टार बने हुए हैं वो जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं। चाहे हमारे क्रिकेटर हैं, चाहे हमारे फिल्म हस्तियाँ हैं, वो जैसे बाल कटाते नहीं फिल्म हस्ती, हमारे नौजवान भी बाल वैसे कटवा लेते हैं। अगर वो इसकी बात कर देंगे तो निश्चित रूप से इनका प्रचार हो जाएगा। सही बात है, सही बात। जो जितना हमारा स्टार प्रचार करने वाले लोग हैं यदि वे थोड़ा सा एक बार बोल दें, बता दें तो ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ में प्रचार की कमी है, तभी लोग कई बारी नहीं इस चीज़ पे प्रॉपरली विश्वास कर पाते। बिल्कुल। अगर हमारा कोई प्रचारक स्टार प्रचार जो महान हस्ती हमारे देश की कोई अगर वो एक बार इसके बारे में बोल दे या करते हुए या कराते हुए कोई वीडियो या फोटो आ जाए तो लोग आंख बंद करके करना शुरू कर देंगे। हाँ जी इससे लाभ होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा और प्रचार भी, लोग जागरूक हो जाएंगे। तो इसमें अब सिर्फ पॉइंट दबा के ठीक किया जाता है, कोई दवाई नहीं दी जाती इसमें? बिल्कुल। एक्यूप्रेशर में कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई नहीं दी जाती, कोई तेल वगैरह की मालिश नहीं, केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए जाते हैं
और एक्यूप्रेशर के पॉइंट से ही ठीक हो जाता है। कोई तेल कोई दवाई कुछ भी नहीं देते हैं बिल्कुल। इसमें कई बार ऐसे होता है जैसे फ्रैक्चर फुक्चर हड्डी हुड्डी टूट जाती है, उसमें एक्यूप्रेशर काम करता है कि उसमें दूसरी दवाइयों के साथ ही ठीक होता है? देखिए इसमें जो फ्रैक्चर हो जाता है ये एक्यूप्रेशर से नहीं होगा ठीक। ओके। जो कोई हाथ पैर कहीं से कोई टूट जाता गया है, है। डैमेज हो जाता है, हड्डी का हो जाता है, वो एक्यूप्रेशर से नहीं होता ठीक। वो तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर में मतलब मेन है कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसमें रिलीफ लाने के लिए एक्यूप्रेशर यूज होता है। एक्यूप्रेशर एक्चुअली जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करता है। ओके। ब्लड कहीं दर्द जो भी हो रहा है बॉडी में, हाँ जी। वो दर्द वहाँ होगा जहाँ हमारा रक्त संचार सही नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चल नहीं पा रहा, जहाँ कम हो जाएगा वहीं दर्द होना शुरू हो जाएगा। और एक्यूप्रेशर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरह से चला देता है और वो ठीक हो जाता है। तो ब्लड से नसों का जो कार्य है वो एक्यूप्रेशर से तुरंत ठीक हो जाता है। बाकी जो हड्डियों का वो एक्यूप्रेशर में नहीं है। जैसे मैक्सिमम हम देखते हैं हार्ट अटैक आज के टाइम में बहुत होते हैं, हमारे हार्ट में प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से मैक्सिमम हार्ट अटैक होते हैं। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल ये प्रचार बहुत हो रहा है हार्ट हृदयाघात का। हार्ट अटैक का क्या है, 2 दिन पहले एक शादी थी और उस शादी में लोग खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति ने खाना खा, रात को ड्यूटी करके खाना खाया और सारा काम ठीक हो गया और खाना खा कर बैठा हुआ ही था वो, बैठे बैठे इसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। इसके लिए आपको बताता हूँ मैं। इसके अंदर हाथ के अंदर एक पॉइंट है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। कहाँ पे है वो हाथ? वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा एक मुद्रा बताना चाहूंगा मैं आपको। हाँ जी। उस मुद्रा को यदि रोजाना कर लेता आदमी 2 मिनट, तो उसको अटैक आएगा नहीं कभी भी। अच्छा। अगर आ गया फिर करता है तो दोबारा अटैक नहीं आएगा। अगर नहीं आया कभी भी, हम स्वस्थ हैं, रोजाना करना शुरू कर दिए, ये इंश्योरेंस हो जाएगा आपका, बिल्कुल जिंदगी में आपको कोई अटैक नहीं आएगा। क्या बात है। तो मैं आपको एक जरूर उसकी बताइए कि कैसे उसको कर सकते हैं। ये देखिए इसका नाम है मुद्रा, नाम इसका। ये मुद्रा बताता हूँ। ये मुद्रा होती है, इसमें क्या होती है, ये हाथ लीजिए जैसे समझाने के लिए। यह है, इसमें आपने जो है पहली उंगली ये जितना उसके मोड़ लीजिए, ओके, पहली उंगली को, और जो बीच वाली 2 उंगलियां हैं इनको खड़ा रखना सीधा। इसको अंगूठे को बिल्कुल उंगलियों के ऊपर रख दीजिए और जो छोटी उंगली है इसको जो दूर कर दीजिए, ये दूर। इसको खड़े खड़े रखना, उंगली फोल्ड नहीं करनी आपने, सीधी। और इस उंगली को ज़्यादा बाहर निकालिए और जब आप इसको करेंगे तो ये छोटी उंगली दूर। अब आप इसको दूर से देखेंगे ना, ये हार्ट की शेप मिलेगी आपको। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये नसें निकली हुई देखिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। दोनों हाथों से बैठ करके आप किसी भी टाइम जब आपको याद आ जाए दिन में, तभी आप कर सकते हो। कोई वो नहीं इसमें खाना खाने के बाद या पहले बाद, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको याद आ जाए 2 मिनट दोनों हाथों से करके बैठ जाइए। 2 मिनट रोजाना कर लीजिए, सारा हमारा हृदय एक्टिव हो जाएगा इसके करने से। कभी हार्ट अटैक की नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्या बात। और दूसरा जो आप पॉइंट पूछ रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा यहाँ है, यहाँ हाथ का ये यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर दबाने से हमारा हृदय का पॉइंट है, यहाँ रोजाना दबाइए, यहाँ दबा के देखिए। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा तो आपका हार्ट मजबूत है, कोई कमी नहीं आपके हार्ट में। यहाँ दबाने से कुछ दर्द होगा तो समझ लो कुछ परेशानी आ रही है। तो ये हमारी दबाने से बिल्कुल हार्ट ये हमारा एक तरह की मजबूत हो जाएगा। एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पॉइंट है, इसको दबाइए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत सरल एक्सरसाइज बताई और कितनी बड़ी बीमारी का हल बता दिया। देखो आपने, ये मैंने नहीं बताया, तो ऋषियों ने कहा है। तो ये बड़े ऋषियों ने, तो मैं सर्च करके देख, ऋषियों ने सर्च किया, हम उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ हमारे पास है लेकिन हमने इसको करना छोड़ दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि एक मोटापा कम करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। तो क्या एक्यूप्रेशर में कुछ ऐसा तरीका है कि हम मोटापा कम कर सकें? जी, इसमें क्या होता है, 2 बातें हैं। उसको थोड़ा सा आहार पे ध्यान रखना है, खाने पीने पे, थोड़ा सा योग और कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट। क्या है, हमारे शरीर को जितनी लगभग 2500 कैलोरी की जरूरत होती है और हम 4000-5000 कैलोरी ले रहे हैं, बिल्कुल हम उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए एक तो हमें खाने पे ध्यान रखना है कि वो कैलोरी ज़्यादा नहीं ली जाए, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है।
जिसको हम योग कह देते हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम, एक्सरसाइज कर लीजिए, आसन और थोड़ा सा प्राणायाम, और फिर आप पॉइंट दबाइए, तुरंत आपको कौन सा फायदा मिलेगा। पॉइंट दबाना होता है? मोटापे में क्या होता है, ये जो हमारा जो पेट है, इसमें पेट की पॉइंट है, तो मतलब जैसे हथेली में? हथेली में ये, ओके। हथेली में जब आप इसको दबाएंगे, जैसे हमारा ये बिल्कुल हथेली के में। सेंटर में, इसका नाम सूर्य स्थान है। सूर्य स्थान? सूर्य स्थान है ये यहाँ पे, और इस सूर्य स्थान ये नाभि का केंद्र है। ओके। जिनकी नाभि खराब हो जाती है ना, धरण गिर गई, पेट खराब हो गया, लूज मोशन से लगे रहते हैं, तो नाभि ठीक करने का ये यहाँ पॉइंट है। ये यहाँ नाभि हमारी ठीक हो जाती है, इसके साथ ही हमारी आंतों के यहाँ पॉइंट, तो इसके दबाने से हमारे मोटापे में फर्क आना शुरू हो जाएगा। और प्रथम खाना पीना आपका उत्तम होना चाहिए, सात्विक और कैलोरी युक्त होना चाहिए। जितनी हमें जरूरत, ज़्यादा लोगे तो फिर नहीं होगा। आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दबाव ही फास्ट फूड पे होता है, कि लोग बहुत फास्ट, जंक फूड बहुत ज़्यादा चलता है आज के टाइम में। देखिए, हमारा आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। सात्विक, राजसिक, तामसिक। और क्या राजसिक आहार तो हमारे ऋषि महर्षि खाते थे ना, जो बिल्कुल हल्का, दाल फुल्के, दाल रोटी, मक्खन वगैरह, वो। और जो राजसिक भोजन में आ जाता है, भोजन तो यही है, उसके अंदर थोड़ा मिर्च मसाले डाल दिए जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो राजसिक भोजन हो जाएगा। ठीक है। और जो तामसिक भोजन के अंदर ज़्यादा प्याज, लहसुन है, मिर्च मसाले पूरी मात्रा में भरे हुए होते हैं, तो तामसिक भोजन आता है। तामसिक भोजन, जो व्यक्ति जैसा भोजन करेगा उसका रस वैसे ही बनेगा। राजसिक भोजन किया, आपको आनंद आएगा। तामसिक भोजन करोगे, आपको आलस्य, नींद आएगी। और राजसिक भोजन करने से परेशान से रहोगे। और सात्विक आहार ले लिया तो आपको आनंद आएगा पूरा का पूरा। तो इसलिए हमारे आहार जो फास्ट फूड हैं, इनके अंदर कोई भी इतनी अच्छी उत्तम चीज़ें नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ देने वाली चीज़ें हों। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या है, दूध है, घी है, मक्खन है, जो हमारा सात्विक आहार है। आज के टाइम में शरीर भी बहुत कम है ना ऐसे, जो इस चीज़ को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकें। नहीं तो अगर भारी मात्रा में खाएं तो वही लूज मोशन हो जाते हैं, या कुछ और पेट खराब हो जाता है उस चीज़ को लेके कई बारी। जो आप कह रहे हैं, यही खाना हमारे ऋषि भी खाते थे। पर उनके शरीर थे ना, वो अब सारा दिन हम देखते हैं मैक्सिमम जो सिटिंग जॉब होती है, अब मैं अपने ऊपर ही लगा के चलूँ, सिटिंग जॉब होती है, सारा दिन बैठना होता है। तो उस चीज़ को अगर सारा दिन बैठना होता है, कोई ज़्यादा वॉकिंग भी नहीं ज़्यादा होती, चलना फिरना भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उस चीज़ में तो वो दिक्कत करती है कहीं ना कहीं। आपने जो प्रश्न पूछा, उत्तर भी आप ही नहीं दे दिया। देखिए, हम सीटिंग जॉब की बात करते हैं, आप बैठे रहे तो शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं। जब आप शारीरिक मेहनत करना शुरू कर देंगे, प्रातः काल आप घंटा निकालिए एक्सरसाइज के लिए, आसन प्राणायाम कीजिए, सैर कीजिए, जो अब आपको अच्छा लगता हो एक्सरसाइज करने 1 घंटा समझ लीजिए, सायकाल आप कीजिए। शारीरिक तो मेहनत हम करते नहीं है। खाना तो हमारे सबका बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, बहुत बढ़िया, और खा करके फिर बैठे रहेंगे और रात को खाना खा सो गए भाई, ठीक है, ज़्यादा उठ। तो जब तक आप शारीरिक मेहनत नहीं करोगे, तो तब तक ये हमारे फास्ट फूड हैं, ये और चीज़ें हैं, सारी आपको नुकसान कर दी जाएंगी। यदि आपने मेहनत की है, मैं एक बात बताऊँ आपको, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, हमें तो बिल्कुल सात्विक खाना दिया जाता था, बिल्कुल न उसके अंदर न नमक होता था, न मिर्च होती थी, कभी कभी जीरे का तड़का लगता था, तो और मीठा मिलता ही नहीं था। तो कभी जीभ में ऐसी लालसा नहीं आती थी कि यार आज कोई तीखा भोजन, आज बर्गर, कोई पिज्ज़ा, ऐसा मन में नहीं आता था आपके? हाँ, जब मैं घर से गुरुकुल में दाखिला लिया 6ठी क्लास में, तब होता था ये खाना तो अच्छा नहीं मिलता, घर वाला अपने नमक मिर्च का तो होता था कहाँ शुरू में, लेकिन वो आदत लगभग 2 महीने तक तो याद आई। उसके बाद फिर लगता था ये खाना क्या देने लगे गुरुकुल में, लेकिन उसके अंदर क्या, न तो नमक होता था, न मिर्च होता था, हल्दी होती थी उसमें, और सात्विक आहार भी कभी कभी जीरे का तड़का लगा दिया। प्याज लहसुन का प्रयोग अब भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, मीठे का प्रयोग नहीं होता। प्याज लहसुन का क्यों नहीं? वो तामसिक भोजन है, जब हम करेंगे तो तामसिक विचार हमारे बनते चले जाएंगे। गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सात्विक आहार, ब्रह्मचारी है, वेद पढ़ना है, उसको आलस्य आदि से दूर रहना है। हाँ, औषधि तौर पे आप ले सकते हो। तो वहाँ जो भोजन की मैं बता रहा हूँ आपको, सात्विक आहार दिया जाता था, जिसकी आप बात करो जी नहीं करता था, जब तो ऐसा मन नहीं करता था, और जब 2 महीने तो रहा, उसके बाद आदत ही बदल गई, बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता हमारा। और जब लगता था क्या भोजन दिया जाता है,
जब तो बुरा भी लगा, थोड़ा थोड़ा महसूस है, लेकिन आज हम देखते हैं अरे हमारे लिए तो बड़ा अच्छा काम किया हुआ। अगर मिर्च मसाले खा करके उस समय अपने पेट को खराब कर लेते तो आज हम ये स्थिति में नहीं होते। तो उस चीज़ से हमारे को बचा लिया गया है। तो कभी वहाँ जैसा माहौल मिलेगा ना आपको, वैसा ही आपको खाना, घर में खाना बनाना बंद कर दीजिए, मिर्च मसाले वाला फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए। थोड़े दिन तो जीभ आपकी परेशान करेगी, उसके बाद तो आदत बन जाएगी, आदत पड़ जाती है, आदत डालनी पड़ेगी आपको। लेकिन हमारे बच्चे जो सात्विक आहार है, रोटी है, सब्जी है, या जो घी दूध की चीज़ें, उनको पसंद ही नहीं करते। आप उनको रोजाना फास्ट फूड की चीज़ें खिला दो, जंक फूड जितना खिलाओ रोजाना वही खाएंगे, बिल्कुल। तो ये हमारे बच्चों को नुकसान कर रही हैं। आज के टाइम में तो बच्चे शौकीन होते हैं मैगी के, बर्गर के, इस चीज़ के ज़्यादा शौकीन होते हैं। रोटी कहीं तो मैं देखे आज के टाइम में रोटी भी नहीं बच्चे खाते, नहीं जी, उनको मैगी मैकरोनी कुछ ऐसा बना के दे दो तो वो खुशी खुशी खा लेंगे, बट रोटी के नाम पे तो बच्चे कई बार ही नहीं खाते। उनको कैसे इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, जो इस तरह के सबके घरों में ये चल रहा है, सबके बच्चों में भी ये, और यही सब जगह प्रचार हो गया है। क्या है, जो ये फास्ट फूड है उसके अंदर एक मसाला डाला जाता है, और वो जो डालते हैं वो जीभ के स्वाद को बढ़ा देता है, जो खाने के स्वाद को बढ़ा दिया। और जब जीभ पर जब चला जाता है ना वो खाना, हमारी जीभ नॉर्मल स्वाद को लेती है और वो स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जब वो बढ़ा देता है तो जब हम वो मसाला खाया है, जब तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, उस मसाले के लेवल से कम लेवल की चीज़ हम खाएंगे तो हमें वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारे बच्चों के जीभ के ऊपर वो स्वाद बैठ चुका है, और वो जब तक रहेगा तब तो बच्चे को रोटी अच्छी नहीं लगेगी, फ्रूट अच्छा नहीं लगेगा, कोई फल अच्छा नहीं लगता, नहीं ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना है। मैगी फास्ट फूड आप रोजाना खिला दो, किसी टाइम भी खिला दो, बच्चा उसी टाइम खा लेगा, तो हमारे जीवा का हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा जो खा रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल कीजिए, और जो छोटे बच्चे बिल्कुल उनको ऐसी आदत डाल दीजिए कि वो इस प्रकार के खाने। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पेरेंट्स की भी गलती है उस चीज़ में? देखिए, बिल्कुल होता है। अब बच्चा छोटा बच्चा है, उसको क्या पता क्या खाना है क्या नहीं है, कहाँ मिलती है कौन सी चीज़। तो जब हम माता पिता घर में लाते हैं या अपने बच्चे को खुश करने के लिए बड़ी चीज़, बाहर की चीज़ लेकर बच्चे को खिला देते हैं, तब हो जाता है। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, देखता मार्केट में जा रहा है तो वो ये चीज़ खा रहा है। और आजकल तो मार्केट में दुकानों की बात मत करो, दुकानों के बाहर लगे हुए होते हैं, बिल्कुल रेडियाँ लगी होती हैं, रेडियाँ हैं, और टेबल लगा करके ये मोमोज हैं, स्प्रिंग रोल, ये दुनिया भर के। जब बच्चे की नज़र ज़्यादा उन्हीं पे पड़ रही है, वही चीज़ें मार्केट में दिखाई दे रही है, तो बच्चा वही मांगेगा, मुझे तो यही चाहिए। मोमोज स्प्रिंग रोल कहीं ना कहीं ये बड़ी बीमारियों को जन्म देती हैं। ये सारा मैदा है। देख लीजिए, मैदा जो है, मोमोज के अंदर मैदा है, स्प्रिंग रोल के अंदर मैदा है। 3 जहर होते हैं, आपको बताता हूँ, जो बहुत स्लो। सफ़ेद जहर 3 कौन से हैं? देखिए, जो हमें छोड़ देने चाहिए, जितना उसके कम प्रयोग करना चाहिए। मीठे, एक तो चीनी सफ़ेद है, ये मीठा जहर है, इसको छोड़े। इसकी बजाय शक्कर ले लीजिए, आप गुड़ ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो मैदा है, मैदा बिल्कुल बारीक होता है। आप मैदे को कभी पानी में वैसे घोल करके देखें, थोड़े पानी डाल करके, पहले जो ये गोंद आदि नहीं होते थे ना बुक चिपकाने के लिए, फेविकोल वगैरह नहीं थी, तो आटे को कपड़े में छान करके उसकी गोंद बनाते थे, किताबें चिपकाते थे लोग। अच्छा, हाँ। हमारे टाइम में तो फेविकोल अलग अलग तरह नहीं, पहले वो कपड़ छान करके और उससे बनाते थे, नीला धोता डाल करके। तो ये जो मैदा है, जितना बारीक मैदा होता है, वो मैदा बारीक होता है, वो हमारी पेट में जब खाते हैं ना, तो 1-2 दिन तो शरीर सहन कर लेता है, लेकिन जब रूटीन सा बना लिया है ना हमने, ज़्यादा खाने लग जाए, तो आंत के अंदर चिपक जाता है वो। अच्छा। और पचता नहीं है, और न पचने के कारण से फिर गैस बननी शुरू हो जाती है, पेट बनना शुरू हो जाता है, और वो परत जमती चली जाती है, बीमारियां शुरुआत हो जाती है। इसलिए मैदे के कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको देखिए, जो मैदे की चीज़ खाता है, एक रोटी मैदे से मोटा होता है आटा, कहते हैं ना ब्रेड भी ले तो मैदे की मत लो, आटे की ले लो, वो आटा उससे मोटा होता है, वो नुकसान कम करेगा। उससे मोटा अनाज क्या खाते हैं हम? दलिया खाते हैं। दलिया तो बीमार आदमी को खिला दो, वो बीमारी ठीक रहेगा उसके लिए। तो जितना मोटा अनाज हम खाएंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जितना हम बारीक खाएंगे, तो जितना जैसे मैदा खाया वो आपके शरीर में चिपक जाएगा, उतरेगा नहीं, आंतें खराब हो जाएंगी। इसलिए वो मीठा, ये जो सफ़ेद है, सफ़ेद जहर है हमारे बच्चों के लिए। और इसके आप ये देखो, जो चीज़ आप खा रहे हो
उसके अंदर मैदा है कि नहीं है, देखो कोई ध्यान से, जो बच्चे हम या मैं खा रहा हूँ, आप खा रहे हो, बच्चे खा रहे हो, कोई भी खा रहा है, बिल्कुल। देख, अगर मैदा है तो वो आपको नुकसान जरूर करेगा। तीसरा जहर है जो मैंने पहले ही बताया था, नमक। नमक। तो ये जो नमक है, ये जो समुद्र से बना हुआ जो नमक है, सामुद्रिक नमक है, ये हमारे नुकसान शरीर को बहुत करता है। इसीलिए इसको मैं छोड़, जो व्यक्ति ज़्यादा नमक का प्रयोग करता है ना, उसकी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा। शरीर के जो नमक ज़्यादा लेते हैं ना, तो स्किन चमड़ी के जो रोग हैं वे स्टार्ट हो जाते हैं। नमक से होते हैं ज़्यादा। नमक जब खाए ना, तो जो भोजन लिया गया है उसके कारण क्या कि खून के अंदर आ जाता है, खून खराब होना शुरू हो जाता है। खून खराब होने से सारे शरीर में जाता, तो हमारी चमड़ी खराब हो जाती है। तो इसलिए 3 जहर से बचाना चाहिए बच्चों को भी, चीनी, मैदा और नमक। सेंधा नमक ले लें नमक की जगह। तो इस प्रकार से करने से हम उसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में हमने देखा है कि कई बुजुर्ग जो हैं अब भी बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी। तो वो बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। देखिए, बिल्कुल सही है। ये जो बाजरे की रोटी है, बाजरा सर्दी में खाया जाता है, बहुत गुणकारी है। बाजरा खा लो, बाजरे की रोटी खा लो, आपको और किसी अलग से प्रोटीन और कुछ आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बाजरे की बात करते हो ना, ये जैसे पंजाब में आप आओ, यहाँ पर पंजाब में ज़्यादा मक्की होती है, तो मक्की की रोटी खाते हैं। इस इलाके में मक्की की रोटी बनती हैं। उधर रोहतक की तरफ जाओ आप, या महेंद्र की रेवाड़ी उधर की तरफ जाओ, हम हरियाणा की बात कर रहा हूँ, उधर जाओगे तो उधर बाजरा ज़्यादा होता है, बारिश भी कम होती, बाजरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग बाजरा खाते हैं। मतलब बाजरा भी कई बीमारियों का हल है, बाजरे की रोटी। बहुत सारे सर्दी में तो सारे जो सर्दी के रोग उनसे बचा लेता हमें बाजरा। कहीं ना कहीं हमारा जो खाने पीने का टाइम टेबल है, ये किस हिसाब से होना चाहिए कि जैसे ब्रेकफास्ट का एक टाइम होना चाहिए, लंच का एक टाइम होना चाहिए, डिनर का एक टाइम होना चाहिए, इसका सही टाइम क्या होना चाहिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो? क्योंकि आज के टाइम में लोगों का खाने पीने का कोई टाइम टेबल रहा ही नहीं है। सुबह का खाना खा रहे हैं 12-1 बजे, वो दोपहर का खा रहे हैं 3-4 बजे, रात का चल रहा है 11-12 बजे। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी बीमारियों को भी जन्म देती है। देखिए, बिल्कुल बढ़िया बात प्रश्न पूछा आपने। तो जो शहर में देखते हैं ना, खाने का यही है। कई बार मिलना होता है ना किसी से, मुझे बताते हैं 10 बजे, रात के 10 बजे घर में सोचा जाता है क्या बनाना है। बिल्कुल। और फिर बना करके फिर वो सोच रहे क्या बनाना है, और फिर वो खाएंगे और फिर सोएंगे। कितने बजे सोएंगे? 12 बजे के बाद तो खाना खा करके सोते हैं। अब मैं बताता हूँ कब खाना चाहिए। हमें प्रकृति ने सब कुछ बता रखा है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कब क्या करना है। आपने सूरज को देखना है। सूर्य कब निकलता है? सवेरे निकलता है। सूर्य जब निकलता है, ठीक है, हमारा सुबह लगभग सूर्य निकलने के बाद हम उपासना आदि या जादी करते थे। उपासना आदि करके हम सूर्य उपासना भी करते हैं ना। बिल्कुल। तो उसकी उपासना करके बाद बैठिए आप, खाना तब करते हैं ब्रेकफास्ट, हमारा लंच जिसको हम प्रातराश बोलते हैं। तो जो प्रातराश जो नाश्ता आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वो सुबह होना चाहिए। वो सुबह आजकल का 7-8 बजे जो भी होता है, कुछ आगे पीछे भी टाइम, लेकिन ये टाइम सबसे अच्छा है। और करना कितना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए? पूरा पेट भर के खाना है आपको सुबह। ओके। आपने को पिरामिड देखे कभी? पिरामिड ऐसे बनते हैं। हाँ जी, तिकोनी जो पिरामिड होते हैं, आप उसको उल्टा कर दो। ओके। और उल्टे वाला जो ऊपर का है ना, उतना आपने खाना है। अच्छा। जैसे पिरामिड नीचे कम आता चला गया ना, वैसे ही कम आना शुरू कर दो। सुबह खूब खाइए, और सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। उससे एनर्जी पूरे शरीर में आएगी, सारा दिन रहेगा। अगर आपने सुबह प्रातराश नहीं किया है तो एनर्जी नहीं आएगी, थक से जाओगे आप। तो सुबह कहते हैं जैसे पिरामिड बहुत ऊंचा हो तो पूरा फुल होता है, बिल्कुल फुल कीजिए। जो दोपहर का टाइम है लगभग दोपहर, जो कहते हैं दिन नाम बोलते यार, दोपहर 8 पैर होते हैं ना। हाँ जी, 4 दिन के 2 दिन रात के। तो दोपहर का मतलब दोपहर का अंदाजा यही कि लगभग 12 के टाइम का आसपास होता है लगभग। हाँ जी। तो दोपहर के टाइम पे आप खूब खाइए। ओके। दोपहर को खूब खाना आपने। दोपहर का आपने सुबह 7-8 के आसपास हो गया है। हाँ जी। दोपहर का 12 के आसपास, सूर्य 12-1 का टाइम जो बड़ा अच्छा खाने के लिए है। उसके बाद आप पिरामिड में नीचे चले जाओ, नीचे गए, बिल्कुल छोटा हो रहा है, और जो सायकाल सूरज छिपने लग गया है, तो सूर्य जब छिप रहा है उस समय आपका आहार भोजन आपको कर लेना चाहिए। अगर सूर्य के बाद में करते हैं
तो वो उतना आपको नुकसान करने वाला है। तो जैसे सूर्य निकल रहा है, दोपहर में फुल सूर्य फूल खाइए, और शाम को अस्त हो रहा है, उस समय आप भोजन अपना कर लीजिए। और आजकल जो बात, एक खास बात बताना चाहूँगा मैं आपको, जो आजकल कहते हैं कि 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे भी शादियों में जाते हैं, तब भी टूट पड़ते हैं, 10-11 बजे अब खाना खाएंगे, सारी चीज़ें बड़ा वगैरह रखते हैं। और क्या होता है, जो हमारा शरीर है, दो बात समझना आप यहाँ, जिस व्यक्ति ने 6-7 बजे करीब भोजन कर लिया है, 5-6 बजे सूरज के अस्त के समय भोजन कर लिया है, उसका भोजन लगभग 10 बजे 3-4 घंटे के अंदर भोजन पच जाएगा, और सोएगा तो बड़ी अच्छा आराम से नींद आएगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका भोजन 6 बजे हुआ था, 10-10:30 बजे तक उसका पच चुका है, एक अभी कह रहा है कि मैं करूँगा, वो भोजन करेगा 12 बजे, उसका कब पचेगा। हमारा जो शरीर है ये लगभग 11 बजे, रात के 11 बजे और लगभग 2:30 बजे तक, 11 से 2:30, इसमें हमारे जो ऑर्गन जो सफाई करने वाले हैं ना, जो भोजन को पचाने, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम शहर की जो सफाई करने वाले देखते, रात को ड्यूटी होती है सफाई करने वाले की, झाड़ू लग जाती है रात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे शरीर को साफ करने वाले हैं, जो हमारे ऑर्गन है, मैं उनको कहता हूँ सफाई कर्मी कह रहा हूँ उनको। सफाई कर्मी। तो सफाई कर्मी अपनी झाड़ू लेकर के आ जाते हैं, जो आपने भोजन ले रखा है तो पच चुका है, अब शरीर को सफाई कर रहे हैं, और वो सफाई करने लग जाते हैं। और वो 11 बजे से लेकर के लीवर आदि काम करना शुरू कर देता है। हमारे 11 बजे सफाई का अभियान शुरू होता है, सफाई अभियान। उस समय खाने का अभियान नहीं आपका, सफाई अभियान। सफाई अभियान, क्योंकि 6 बजे वाले ने खा लिया, उसके सफाई अभियान चल रहा, पच गया भाई, सब चीज़ें खा। अब वो जब पच रहा है, 11 बजे तक शरीर की सारी सफाई कर देते सफाई कर्मी, और फिर 2:30-3 बजे ऋषि हमारे उठ करके योग साधना आदि करते थे। योग साधना करते। तो जो 11 से लेकर के 2:30 बजे तक हमारे शरीर का सफाई अभियान चल रहा है। एक दिन तो आज सफाई कर्मी आया, कह रहे जी आज हम थोड़ा काम कर रहे हैं भैया, आज सफाई रहने देना, आज मना कर सकते हो। अगर फिर दूसरे दिन आया, दूसरे आपका रूटीन है कि 11-12 बजे खाना मैंने तो, जब आपका रूटीन रोजाना ऐसा रहेगा, सफाई कर्मी आएगा, सफाई नहीं करवाएगी तो कमरे की हालत क्या होगी। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल गंद पड़ जाएगा, वो तो सफाई नहीं करने दे रहे आप। तो सारे शरीर के अंदर जो सफाई, जो हमारे ऑर्गन, जो कीटाणु थे, जो विषाणु थे, जो निकलना चाहिए था शरीर से सफाई के द्वारा, वो शरीर के अंदर रह जाते हैं, इसीलिए शरीर बीमार हो जाता है। पहले जो ऋषि कहते थे 9 साढ़े 9 10 बजे सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ। आजकल सोने का बड़ा अच्छा तरीका शहर वालों ने अपनाया है, रात को 2 बजे सो, 9 बजे उठो। ये आप सोच लो क्या होगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बीमारियों को जन्म दे देते हैं। टाइम टेबल बंदे का इस हिसाब से होना चाहिए कि उसको नींद भी अच्छी आए और सारा दिन एक्टिव भी रहे। देखो, जो आदमी 9 और 10 के बीच सो जाएगा, निश्चित रूप से अब उसके 4 बजे उठ रहा हो तो कितने घंटे हो गए इसमें, उसमें जो नींद व्यक्ति की बताई गई है वो कहा कि 6 से 8 घंटे में सोना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें वो कवर हो रहे हैं हमारे। तो ठीक है, अब 10 बजे सो गए हैं, कम से कम 6 घंटे तो उसके हो रहे हैं। अगर आप 5 बजे भी उठ रहे तो 7 घंटे हो गए, 6 बजे भी उठ रहे तो आपके 8 घंटे हो गए। 6 बजे सूर्य निकल आता है बाद में। नहीं तो आज के टाइम में तो एक बार ही उठ के सोने का मजा ही अलग कुछ हो रहा था। एक बार ही आंख खुल जाए तो उसके बाद जो सोने का मजा है ना, वो मजा ही अलग होता है कुछ। हम स्वामी जी से पूछते, स्वामी जी ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों करते थे? तो स्वामी जी कहते थे, बेटे देखो, जब हम सोते हैं तो गाढ़ निद्रा हमें अच्छी आ जाती है, और जब एक बार नींद टूट जाती है तो उसके बाद जो सोता है, मान लो लगभग कहते हैं स्वामी जी, मैं 4 बजे उठाते थे, नियम था 4 के बाद सोता है जो कोई भी। पहले तो गाढ़ निद्रा आ सकती, 4 के बाद अगर कोई सोता है, को 5 बजे सो रहा, 6 बजे सो रहा, नहीं, वो सोता नहीं है, वो सपने ले रहा है। अच्छा। तो 5-4 के बाद जो व्यक्ति सोता है ना, उसको सपने आते, अच्छी नींद नहीं आ रही उसको, वो अर्ध निद्रा है। अर्ध निद्रा के अंदर ही सपने आते हैं, सुसुप्ति अवस्था में सपना नहीं आता है। अच्छा। 3 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, जाग रहे हैं, एक स्वप्न अवस्था जब हमें सपने आ रहे हैं, एक सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था वो होती है जो गाढ़ निद्रा, जब हम वो लगभग 1-2 घंटा आती है रात को, जब सोकर उठते हैं ना खुद ही, वो इतना मजा आता है, बड़ी सोकर के बड़ा मजा आ गया, बंदा कहता है घोड़े बेच के सो रहे, बस वो आनंद लेना है, वो नींद आनी चाहिए, सुसुप्ति अवस्था हमारी होनी चाहिए। आज के टाइम में देखो सबसे ज्यादा जो गोली बिकती है ना, वो नींद की गोली बिकती है। लोगों को नींद ही नहीं आती, इतनी दिमाग में टेंशनें इतनी है, दिमाग में बोझ इतना ज़्यादा है
कि लोगों को नींद नहीं आती, नींद लेने के लिए लोगों को गोलियां लेनी पड़ती हैं, नींद की गोली, एक गोली ली नहीं नींद आ रही, दूसरी गोली ली। उस चीज़ को हम क्या, ऐसे कोई एक्वा प्रेशर में कुछ ऐसा बिंदु है जिसको दबाने से हमें वो नींद का जो है उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें कि नींद आ जाए? देखिए, नींद आ सकती है, गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो है हमने आदत क्यों डाली ऐसी, उसका कारण है, उसका कारण है हम तनाव में हैं। और मैं कहता हूँ जो व्यक्ति तनाव टेंशन में रहता है उसको इस प्रकार की बीमारी होती है नींद न आने की। और मेरा अपना एक मानना है, जो व्यक्ति परमात्मा की उपासना करता है, परमात्मा की सानिध्य में बैठता, प्रातः और सायकाल बैठ, परमात्मा के पास बैठने से जो व्यक्ति बैठेगा परमात्मा, उसको टेंशन नहीं होगी। टेंशन से बचने का केवल एक ही तरीका है, परमात्मा की उपासना शुरू कर दो। जिसकी आप बात कर रहे हो कि वो व्यक्ति टेंशन में परेशान, उससे पूछ के देखना क्या वो परमात्मा के लिए कभी बैठता है कि नहीं बैठता। नहीं बैठता, मिलेगा। इसके कहा स्वामी दानंद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी ये भक्ति करने से क्या होगा, हम उपासना करते, तो कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति करता है, परमात्मा की उपासना करता है, उसका मानसिक बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी समस्या आएगी तो उसके सामने राई जैसी बन जाएगी। क्या बात, सच। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कहते हैं जो समस्या आई, पहाड़ जैसी समस्या राई जैसी लगने लग जाए, इतना मानसिक लेवल उस व्यक्ति का बढ़ जाता है, तो परमात्मा की जितनी कृपा होती है तो उससे ये छोटी बात नहीं है। तो जो व्यक्ति टेंशन में परेशान है, चाहे कोई भी है, उससे आराम से पूछना आप परमात्मा के लिए कितना टाइम निकालते हो या बैठते हो कि नहीं, उसको बता देगा कि बैठे बहुत दिन हो गए हैं। तो एक ही तरीका है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़, परमात्मा को उपासना शुरू कर। लेकिन अब दवाई लेनी भी शुरू कर दी, अब तरीका वो तो शुरू की बात है, उसके लिए तरीका बताता हूँ आपको। जिसको नींद नहीं आती वो रात को जो है ना पैरों की तलवों की थोड़ी सी मालिश कर ले, पैरों में तेल लगा करके सो जाए। उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, थोड़ा सा ध्यान कर ले, ओम का जाप करे, गायत्री मंत्र का जाप करे। मान लो ओम नहीं जानता, गायत्री मंत्र नहीं जानता, जिस रूप में आप परमात्मा को मानते हो उस अपने प्रभु का उस रूप में आप उसका आनंद, उसको याद करते करते आप लेट जाइए। बैठ के करो, नहीं तो आपको अच्छा लगता है बैठ करके करना, कमर दुखती है और परेशानी को देखेगा, तो आप लेटे लेटे उस भगवान को, अपने भगवान को जो आपका इष्ट देवता है उसका जाप करते करते सो जाइए, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और फिर भी नींद नहीं आ रही है तो शवासन में लेटे, सारे सीधे करके पैरों को, हाथों को सीधा, गर्दन में एक साइड में, सारे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे ओम का, गायत्री का इष्ट देवता जाप करेंगे, तुरंत नींद आ जाएगी। और जब नींद आएगी ना, बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब सुबह नींद खुलेगी तो जहाँ से आपने छोड़ा था अपने इष्ट देवता, सुबह सबसे पहले इष्ट देवता याद आएगा आपको। क्या बात है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़रूरी है चीज़। और भगवान के लिए टाइम निकालना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर बात यही है, मानता कौन कौन है? देखो, हमने रोजाना का टाइम टेबल बना रखा है, कल सुबह मुझे यहाँ ये करना, ये करना, वहाँ जाना है, सारे दिन का टाइम टेबल बना हुआ होता है। उस टाइम टेबल में नोट करना, दो चीज़ें कम मिलेंगी, एक तो योग साधना मैंने या एक्सरसाइज का टाइम, और भगवान की भक्ति कितनी देर करनी है, परमात्मा की, चाहे रब भगवान जो भी आप जिस रूप में करते हैं, बिल्कुल, उसके लिए आपने कितना टाइम टेबल में रखा है। क्या आपके टाइम टेबल में होता है वो? बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। और प्रातः काल भी और सायकाल भी, दोनों खाना तो 2 बार खाते होंगे ना हम, सुबह भी शाम को भी 3 खाने की तो आपने की। तो कम से कम प्रातः संधि वेला बोलते हैं इसको। संधि वेला का मतलब सुबह दिन, रात बीत रही है, दिन निकल रहा है, शाम को दिन खत्म हो रहा है, रात शुरू हो रही है, तो उसको संधि वेला बोलते हैं, संधि वेला, संध्या। बिल्कुल। तो संध्या के समय आप 2 समय तो भगवान का नाम ले लीजिए। तो भगवान का आप नाम लेना शुरू करें, आपके टाइम टेबल में नहीं, उसको जोड़ दीजिए, आप फिर आनंद देखिए, परमात्मा आपको कृपा करेगा। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, बिल्कुल, वो हमारा माता भी है, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, जितने दुनिया के रिश्ते हैं सारे परमात्मा के साथ रिश्ते हैं। दुनिया का रिश्तेदार नाराज हो जाता है, लेकिन वो परमात्मा कभी नाराज नहीं होता हमारा। तो उसके साथ नाता जोड़िए ना, अपना पिता है और खुशी मनाइए। हम कहते हैं मेरा घर है, मेरे पिता का घर है भी, अरे नहीं, जो संसार देख रहे हो किसका बनाया हुआ है, मेरे पिता का है। बिल्कुल, तो पिता हमारा, तो उस पिता के सानिध्य में बैठिए आप, तो ये सब कुछ हमें वो देने वाला है। जब तक हम उसके सानिध्य में नहीं बैठेंगे ना, तो कल्याण होना हमारा असंभव है। हमारी ज़िंदगी में जो हम कर्म करते हैं, इसका कितना रोल होता है ज़िंदगी में? देखिए, कर्म जो है, कर्म का बहुत वर्णन आता है, गीता में भी आया है, बहुत तुम्हारे ऋषि महर्षि ने सत्य किया। कर्म का रोल क्या है?
जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, जो आपने किया है उसका मिलना निश्चित रूप से है। और परमात्मा इसको ऐसे देता है, तराजू पे बिल्कुल बराबर तोल के, न इधर न उधर। जिसको आजकल हम कहे ना, जो सुनार है, वो जब सोना तोल के लोगे ना आप, वो ज्यादा नहीं देगा। आलू सब्जी खरीदते तो थोड़ा जुगता ले लेते, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। 100 ग्राम 50 ग्राम एक्स्ट्रा चला गया, कोई बात नहीं, आता ही है। क्या सोना कभी ज्यादा मिलता है हमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बराबर मिलता है ना। बिल्कुल। तो परमात्मा हमारा सोने की तरह तोल देता हमारे कर्म को। न तो वो इसको छोड़ता है न इसको छोड़ता है। जो आपने किया अच्छा और बुरा, उसका फल बिल्कुल बराबर देख करके आपको दे देता। तो कर्म का तो पूरा रोल ही है। कर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये तो गीता में भी अर्जुन ने पूछा था कि कर्म, बोला, वो कहता है मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कर्म कर भी, तेरे को फल मिलेगा। बोला जी कर्म क्या है, इसमें क्या कर्म करना? मान लो बोला ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो कर्म ना कर सके। बोला नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं कुछ कर्म ही नहीं कर रहा, मैंने कुछ किया नहीं, न अच्छा कर रहा न मैं बुरा कर रहा, मैं तो बैठा हूँ। तो बोले अब भी हो रहा है तेरा कर्म। बोला क्या? बोला 2 कर्म हो रहे हैं अब भी। बोला कौन से कर्म हो रहे हैं? एक तो तेरा दिमाग चल रहा है, मस्तिष्क, सोच विचार चल रहे हैं। दूसरा एक काम और हो रहा है, तेरी आंख की पलकें झपक रही हैं। ये काम रुकता ही नहीं, कभी भी नहीं रुकता। तो कर्म करने बिना व्यक्ति रहता ही नहीं है। चाहे वो मानसिक कर्म है चाहे शारीरिक कर्म है, कर्म तुम्हारा होता ही है, तो उसका फल में मिलेगा। तो कर्म का तो पूरा का पूरा रोल है। कर्म ही तो हमारा सब कुछ है। अगर कर्म का फल ना मिलता तो आज हम मनुष्य थोड़ी होते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कुछ कमियां रही हैं इसलिए मनुष्य जीवन मिल गया, नहीं तो मोक्ष मिल जाता या देवता बन जाते हम ही। तो जो देवता बनते हैं या जो मोक्ष मिलता है, उन्होंने अच्छे शुभ कर्म किए हैं, वो उनको फल मिल गया। हमने कुछ कमियां रखी हैं, कुछ कमियां रही हमारे पिछले जन्मों में, इसलिए आज हम सामान्य व्यक्ति हैं। अच्छे कर्म गिर तो और महान बन सकते हैं हम। अच्छा, हमारे हाथ में जो, अब एक बारी खुल के बिंदु बताएं कि कौन से बिंदु दबाने से हमारा क्या चीज़ का फायदा हो सकता है, वो एक बारी प्लीज़ ज़रूर बताएं। हाँ देखिए, जो बिंदु हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हाथ है, मैंने बताया स्विच बोर्ड है हमारा, स्विच बोर्ड है ये। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं और पॉइंट कई लोगों को, जो नए लोग हैं, वे समझ नहीं पाते कि कौन सा पॉइंट है, मैं ठीक दबा रहा हूँ नहीं दबा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ हाथ में के अंदर क्या है। मैं आपको पॉइंट भी बताऊँगा और ये सिखाता हूँ कि एक्यूप्रेशर काम कैसे करता है, ये थेरेपी कैसे काम करती है। बिल्कुल। ये देखिए, ये जो हाथ है, इस हाथ को ही समझ लीजिए, ये जो अंगूठा है, आपने मन में कल्पना कीजिए ये गर्दन है। ठीक है। गर्दन होगी शरीर की, यहाँ तक गर्दन है। ठीक है। जो भी हम गर्दन से ऊपर हिस्सों में जितने भी हमारे पार्ट है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ से पॉइंट दबाएंगे अंगूठे से संबंधित। ठीक है। अब गर्दन के बाद क्या आ रहा है? हमारे शोल्डर हाथ, आ रहे हैं। हाथ आ रहे हैं। तो जो ये देखिए, ये जो है, छोटी, ये सबसे छोटी और पहली इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम कनिष्ठा है। तर्जनी और कनिष्ठा नाम है इनके। अंगूठा, तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा, ये उंगलियों के नाम है। अब क्या है, जो तर्जनी जिसको पहली उंगली और छोटी वाली उंगली, इन दो के ये हमारे हाथ का काम करती हैं। अच्छा, मतलब हमारे कहीं पे शोल्डर वगैरह में कहीं दर्द हो रही हो तो ये हाथ के हैं। ये जैसे मेरा हाथ, ये आपके सामने दायां हाथ है, तो ये जो हाथ उंगली है दाएं हाथ का काम करेगी। ओके। ये बाएं है, बाएं हिस्से में है, तो बाएं हिस्से में बाएं हाथ का काम ये करेगी। अच्छा, कोई सा भी हाथ ले ले या जरूरी नहीं कि कोई भी लेफ्ट ले ले राइट ले ले, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई सा भी ले सकते हो। आप समझो, आप चाहे राइट से कर लो चाहे लेफ्ट से कर लो, समझाने के लिए मैंने राइट लिया केवल। ठीक है, ठीक ये 2 हाथ हो गए। अब ये 2 उंगलियां बच गई हैं, बीच वाली, ये बीच वाली, ये देखो 2 हमारे पैर हैं। ओके। ये पैर के काम करेंगे, ये पैर है हमारे। ठीक है। तो ये हाथ हो गए, ये 2 पैर हो गए हैं, ये गर्दन होगी। आपने मानव की कल्पना की, अब बीच का हिस्सा रह गया। बीच का हिस्सा ये हमारे बीच के हिस्से में, यहाँ के पॉइंट हमारे पेट के समझ हथेली के अंदर रहेंगे। अब एक और चीज देखिए, जो सामने है, ये सामने बॉडी के पॉइंट दबाने हैं। और जो पीछे कमर की तरफ है, कमर तो नहीं आई ना यहाँ, नहीं 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 नहीं, वो बैक में चले जाओ। जो बैक का हिस्सा है वो बैक में पॉइंट दबाने हैं। अच्छा सर, आज के टाइम में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो बीमारी होती है, सिर दर्द बहुत लोगों का होता है। क्या एक्यूप्रेशर में कोई ऐसा भी बिंदु है जिसको दबाने से हम सिर दर्द ठीक कर सकते हैं अपना? बिल्कुल है जी, सिर दर्द 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। कैसे? इसके लिए बताते, देखो ये हाथ है हाँ जी। आपका, ये यहाँ है,
हाँ जी। एक तो यहाँ पे आपको दबाना है, हाँ, यहाँ पे कैसे दबाना है इसको 15 से 20 सेकंड आपको इस तरह से दबाना है, 15 से 20 सेकंड दबाना है, फिर छोड़ देना है। इसका एक मास्टर पॉइंट है, शरीर के कहीं भी दर्द हो, ये जो हमारी पहली उंगली है हाँ जी, और अंगूठा जहाँ मिल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये जो मिलन हो रहा है हाँ जी, हाँ जी, हड्डी के ऊपर नहीं, नीचे, हाँ, यहाँ बीच में, बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर बन गया ये। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर दबाइए आप इसको। आपका दबाने का नहीं ना, हाथ से दबा दिए अंगूठे से, ये आपको 15-20 सेकंड दबाना है। तो इसके 4-5 राउंड कर लीजिए, एक तो ये हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसका तरीका ये है, जो हमारा जो सिर है जहाँ हम तिलक करते हैं, ये भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, यहाँ पर आपको दबाना अंगूठे से। इस लाइन में 3 लाइन लगा लीजिए, यहाँ एक सीधी लाइन लगाएंगे ना, 3 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर दबा दीजिए, यहाँ पर आजा चक्र भी हमारा, और इसके बाद माथे के बिल्कुल सेंटर में, और जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, इन 3 जगह दबाने से सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर भी किसी का ऐसा बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर आपको क्या करना है, जहाँ से बाल हमारे स्टार्ट होते हैं तो 1-1 इंच यहाँ से दबाना शुरू कर दिए, और दबा करके आप इन चीज़ों को यहाँ से दबाएंगे ना तो सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये हमारी प्राचीन पद्धति है, क्योंकि आजकल जो सिर दुखता है ना, कहते हैं सिर दुखता चुन्नी बांध लेते हैं, अल्लाह जी सिर बांध दर्द ठीक, तो ये वही दाबने का और बताने का ही था ये। ओके, तो यहाँ से दबाएंगे और यहाँ से पॉइंट दबाते, ये मास्टर पॉइंट है, बिल्कुल सिर ठीक हो जाएगा। क्या बात है। कोई दवाई की जरूरत नहीं है आपको इसमें। और आज के टाइम में जो सर्वाइकल सबसे ज्यादा फैला हुआ है, सर्वाइकल की बीमारी, हर चौथे बंदे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सर्वाइकल को आप घर बैठे आराम से कर सकते हो। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो दूसरे से दबाने पड़ते हैं, जो गर्दन के पास भी। हाथ में कहाँ पॉइंट हैं? देखो, मैंने आपके सामने बताया था, ये हमारा हाथ का नमूना है, ये जो गर्दन है, हाँ जी, ठीक है, ये सामने हो गया। बिल्कुल। अब सामने के बजाय गर्दन पीछे है, पीछे है, तो आप समझ गए होगे, बिल्कुल, ये पीछे आ जाएगा, अंगूठे यहाँ आ गया पीछे आप। हाँ जी, जब भी आप पीछे आ रहे हो यहाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो मुड़ रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये तो गर्दन होगी। हाँ जी। अब यहाँ से हमारे रीढ़ के नीचे। हड्डी के यहाँ से शुरू हो गए। सर्वाइकल के 7 पॉइंट होते हैं। अच्छा, तो यहाँ से है 1, हाँ, यहाँ से दवाई 15-20 सेकंड, फिर 2 पास में, क्योंकि मन के ना हमारे छोटे छोटे पास में, बिल्कुल, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। ये इस दबाने का नहीं, आपने क्या करना, बस ऐसे दबा लीजिए 15-20 सेकंड। अगर सर्वाइकल जिनको है, यहाँ पर दबाने से दर्द होगा। 7 पॉइंट पे जब दबा करके देखिए, एक बार आराम से चेक कीजिए, जिस पॉइंट में आपको ज़्यादा दर्द हो रहा दबाने से, वो समझ लो आपका पॉइंट वही मेन पॉइंट है, उसको आपने और दबाना है। और दबाना है तो दर्द बहुत ज़्यादा होगी? नहीं, वो पॉइंट का इंडिकेटर है। ओके, पॉइंट जहाँ आपको दर्द नहीं है, उस पॉइंट वो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। जहाँ दर्द है, ये इंडिकेट करता है, चिन्हित करता है कि यहाँ पर इस पॉइंट में आपको कौन से मणके में दिक्कत है, कौन सी परेशानी चल रही है, तो आप उसको दबाएंगे। तो ये आपको 7 मणके, जिसमें ज़्यादा दर्द उसको तो ज़्यादा दबाना है, बाकी इसको नॉर्मल से 7 पॉइंट को दबा लीजिए। और इसको दबाने के बाद में सर्वाइकल के ये पॉइंट दब गए हैं, इसके बाद गर्दन, ये अंगूठे को इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, थोड़ा सा घुमाइए। ये जैसे हम गर्दन को घुमाते हैं ऊपर नीचे, ये गर्दन की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये दिन में कितनी बारी करना चाहिए इसको? 2 बार कर लीजिए। एक और पॉइंट बताता हूँ इसको, बहुत खास पॉइंट है। ये जो हमारा हाथ है, जो कोनी मोड़ते हैं हम यहाँ, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर 4 पॉइंट हमारे। यहाँ पर दी दबा के देखेंगे, जिनको सर्वाइकल का दर्द होगा, 1, 2, 3, 4, इन पॉइंट पर दबा दीजिए। 2 मिनट दबाएंगे, ये और ये, इन पॉइंट दबाने से ही आपकी सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, कुछ गर्दन के हमारे यहाँ पॉइंट दबाने पड़ते हैं, यहाँ से भी। वो कोई घर में कोई व्यक्ति है, घर में आपके घर में, उनसे थोड़ा सा गर्दन के आसपास के पॉइंट है, वहाँ से दबा लीजिए। कोई दबाने वाला, वहाँ अपने आप खुद दबाव नहीं दिया जा सकता। तो इससे करते ही सर्वाइकल 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। क्या बात है। 5-7 दिन में मैं ठीक कर देता हूँ, 5 या 7 दिन के अंदर 5 या 7 दिन के अंदर सर्वाइकल ठीक है। जो आजकल डॉक्टर बता देते हैं कि आपको गले में वो डाल के रखना है, वो शिकंजा तो बता देते हैं, वो पट्टा बांध के रखना पड़ता है, तो वो आपका बिल्कुल हट जाएगा, आपको जरूरत नहीं रहेगी। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला जी मैं थोड़ा सर्वाइकल, क्या मैं जब गाड़ी चलाता हूँ मैं शीशा नहीं देख पाता हूँ, मेरी गर्दन नहीं चलती। मैंने 1 दिन में ठीक कर दिया उसको। क्या बात है, क्या बात है।
तो इसलिए जो है ये हमारे पॉइंट हैं, इससे बड़ा लाभ मिलता है हमें। और हमारे जो आजकल कंधों में कई बारी पेन होती है, कंधों के पेन के लिए कौन सा कंधों point है? में जो कंधे का दर्द है, ये आजकल समस्या बढ़ रही है और कंधा जाम सा हो जाता है, हाथ ऊपर उठाते उठता नहीं है, इतना उठा दर्द हो रहा है, ऊपर तो जाता ही नहीं है, साइड में लेके जाओ साइड में नहीं उठ रहा, इतना ही हो रहा है, और पीछे लेकर के जाओ तो पीछे तो जाता ही नहीं हाथ। इसका 5-7 दिन के अंदर ये भी ठीक हो जाए। इसका पॉइंट कहाँ देखो, इसका जो पॉइंट है ये हमारा ये जो हिस्सा है ना, एक तो ध्यान रखिए जब भी आप कोई पॉइंट दबाओगे सबसे पहले यहाँ जरूर दबाना है। जी जी, ये मस्तिष्क पॉइंट हमारा, हम अपने दिमाग के पास सूचना भेज देते हैं हम कुछ करने जा रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारा मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको दबाओ, बिल्कुल, जो भी पॉइंट दबाना सबसे पहले सूचना भेज दो, मैसेज गया, हाँ, उसके बाद आप यहाँ से दबाइए, ये साइड से इसको यहाँ से आप दबाएंगे ना इस तरह से, आप हाथ से दबा लीजिए, तो दबाएंगे, इसको दबाया आपने 15-20 सेकंड दबा दो, और थोड़ा गोल भी घुमा सकते हैं, थोड़ा सा दबा करके पॉइंट दर्द होगा आपको यहाँ, फिर छोड़ दीजिए। कोई दूसरा पॉइंट कोई दिक्कत है दूसरे पॉइंट पे चले, नहीं तो फिर दबा, ये आपको 3 या 4 बार दबाना है, 3-4 बार, 2 मिनट दबा दीजिए। और जब आपको 2 मिनट हो जाए इसमें दबाने से, उस व्यक्ति को बोलो साथ में दबा करके हाथ उठाए, उसी टाइम तुरंत असर आएगा, उसी टाइम उठ जाएगा। अच्छा, मतलब इतनी फास्ट इसकी, इतना मैं दबा रहा हूँ और हाथ साथ उठाते चले जाओ आप, अच्छा, उसी टाइम है इसका, ये नहीं आज मैंने पॉइंट दबाया कल इसका असर आएगा, ऐसा नहीं, तुरंत इसी टाइम। तो यहाँ दबाते ही बोलो हाथ उठाओ, 2 मिनट दबाना है ताकि वो प्रेशर वहां तक चला जाए, और जैसे वो प्रेशर वहां चलाएगा हाथ बोलो उठाओ, उसके अंदर आपको अंतर आ जाएगा। क्या बात। मैं जब चेक करवाता हूँ कहता आप लोकेशन याद करो कितना आप उठ रहा है, अरे पॉइंट दबा के फिर तो आप कितना उठ गया, लोकेशन याद करवा करके करा देते हो, बिल्कुल ठीक हो जाता है कंधा। और आज के टाइम में किडनी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किडनी को कैसे एक्यूप्रेशर से ठीक किया जाए? देखो किडनी ऐसी भयंकर बीमारी है, डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं, डायलिसिस के बाद बड़ा मुश्किल होता है, गरीब आदमी का तो घर तक बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है इसके लिए क्या है, जो हमारे पॉइंट हैं, एक और बात बताऊंगा आपको, जितने भी आप पॉइंट दबाओगे चाहे किसी भी अंग का किसी भी रोग का आपने दबाया, लास्ट में किडनी पॉइंट जरूर दबाना। अच्छा, ठीक है। ये जो किडनी पॉइंट है आपकी बहुत आसान पहचान इसकी, आप हल्की मुट्ठी बंद करो, और ये देखो जो बड़े वाली उंगली है जिसको मध्यमा कहते हैं, बड़े वाली उंगली मेरी जैसी ये बड़ी वाली उंगली हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो कहाँ रखी जा रही है, थैली में, आराम से, ज्यादा दबाव नहीं देना, आराम से रखो, हल्की मुट्ठी बंद करेंगे, उस लोकेशन को याद करो मेरी यहाँ रखी गई है, तो यहाँ रखी गई नहीं, इसको नोट करो यहाँ, तो यहाँ पर दो, ये आपका किडनी पॉइंट, हर आदमी का वही मिलेगा, हर आदमी का। बड़ी उंगली जहाँ रखी जाए, हल्की मुट्ठी बंद करने से जहाँ बड़ी उंगली रखेगी जिस व्यक्ति के हाथ के, तो उस व्यक्ति का किडनी पॉइंट वहाँ है, इसको दबाना है, क्योंकि इसको आप 15-20 सेकंड, किडनी की जिसको दिक्कत हो दर्द बहुत होगा, जब कहीं सिर का है कहीं भी आप कोई भी पॉइंट दबाया, लास्ट में किडनी पॉइंट जो, क्योंकि जहाँ से वो टॉक्सिस जो शरीर के अंदर थे, सिर के गंदे के जहाँ कहीं भी, वे कहाँ पहुँच जाते हैं, किडनी वहां से तो चले गए, अंदर गए कहाँ, अंदर किडनी में, वो किडनी के अंदर चले जाते हैं। तो किडनी की सफाई के लिए इसको पॉइंट को जरूर दबाना है, और जिनको किडनी की समस्या हो इसको पॉइंट को जरूर दबाएं। तो ये हमारा किडनी पॉइंट है, यहाँ है, इसको प्रातः सायकाल, ज्यादा दिक्कत हो 3 बार भी कर सकते हो, और किसी भी पॉइंट पर ज्यादा परेशानी बढ़ रही है ना आपकी, तो हर 2 घंटे के बाद भी आप दबा सकते हो, नहीं तो सुबह शाम दोपहर का आप कर सकते हो, 2 टाइम कर सकते हो। तो ये, और जो पेट में कई बारी धरन वगैरह पड़ जाती है या और कोई पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए क्या पॉइंट होता है? जो इसको कहते हैं धरण पड़ना, बिल्कुल पड़ जाती नाभि है, गिरना, नाभि गिरना है, नाभि खिसक जाना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हो जाती है, होती क्यों है और कैसे ठीक होगी, और इसके होने से होता क्या है। देखिए ये जब होता है ना, कई बार हम कोई वजन उठाते हैं तब हमारी नाभि गिर जाती है, गिरने का मतलब अपनी जगह से हिल जाना, सेटिंग उसकी बिगड़ जाती है, या कोई एकदम से हम ऊपर से कहीं कूद गए हैं तब थोड़ा सा पेट में दिक्कत होती है, या पेट में ज्यादा गैस बनती है, उनकी नाभि जो है खिसक जाती है, और नाभि जब खिसक जाती है ना, नाभि या तो साइड में जाती है या ऊपर जाती है, जब साइड में जाएगी तो कब्ज होना शुरू हो जाएगी, ओके, और नाभि ऊपर गई है तो उसको लूज मोशन से लग जाएंगे, पेट साफ अच्छी तरह से होगा नहीं, खाएगा
खाने का मन भी कम करेगा, पेट साफ होता नहीं है, जाके आऊँ लेकिन पेट साफ भी नहीं होता है, और कुछ खाने का मन भी नहीं करता, और जी कच्चा कच्चा सा रहता है, घबराहट सा से लगा रहता है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो धरण के लक्षण हैं। और ये केवल नेचुरोपैथी में, योग में, आयुर्वेद में इसको माना जाता है। जो एलोपैथी जो हमारे डॉक्टर हैं वो नाभि को धरण को मानते ही नहीं है। तो इस नाभि को जो है सेट करने के तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो जो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट में आपको बताता हूँ, कुछ योग के आसन भी हैं, लेकिन मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। आपका जो हाथ है, हाथ की हथेली का जो बिल्कुल सेंटर ये है, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल। इसको सूर्य केंद्र कहते हैं। इसको दबाइए, ये जो निशान है इसको आपको हाथ से दबाइए 15-20 सेकंड, यहाँ आपको दर्द होगा। और जब आपको इसको 2 मिनट दबाना, दबाया 15-20 सेकंड दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा पॉइंट दबा के रखना है या दबाते रहना है उसका? नहीं, दबा के आपको 15-20 सेकंड दबा के रखना है, दबा के रखना है, फिर छोड़ दीजिए, या तो छोड़ दीजिए या दूसरे पॉइंट पर चले जाइए आपको ये। क्योंकि एक बार छोड़ना जरूरी, टाइट और लूज करना जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू दबा के रख दिया, 2 मिनट दबा दिया मैंने, तो आपका सर्कुलेशन रुक जाएगा ब्लड का पूरा ही। वो नहीं करना आपको, आपको दबाना है, उसको लूज कर दीजिए, फिर दोबारा दबा दीजिए। लूज और टाइट आपको जरूर करना पड़ेगा। इस लूज टाइट की बजाय आप आसपास के पॉइंट दबा दीजिए, आपको लाभ और मिल जाएगा। और जब ये करके वैसे आराम मिलेगा, फिर भी ना मिल रहा है ना, तो इसको दबाना है और खड़े हो जाओ। खड़े होकर के इसको दबाना है। पहले केस आती थी, स्कूटर आती थी, और स्कूटर में किक मारी जाती थी। किक मारी, आजकल बाइक में किक मारते हैं। तो जो स्कूटर कई बार जाम हो जाता था, वो स्टार्ट ही नहीं होता था, तो उसकी किक कैसे लगती है आपने देखा होगा ना। किक बड़ी जोर से मारी जाती है। और तो आपकी नाभि चेक करके जब आप लेटेंगे तो नाभि के अंदर अंगूठा या 2 उंगली ये लगा करके आप देखेंगे ना, उंगली अंगूठा, तो आपको पता चल जाएगा नाभि साइड में है या ऊपर है। अच्छा। तो उसके अनुसार जब आप चेक करके, तो आप इसको दबाना है, और जिधर मान ले लेफ्ट की तरफ है ना, इस पैर से आपने किक मारनी है। 4-5 किक मारिए, दबाइए भी और किक मारिए जोर से, नाभि बिल्कुल सेट हो जाएगी। अच्छा। हाँ। और आज के टाइम में जो सांस की प्रॉब्लम आती है, अस्थमा की प्रॉब्लम आती है, अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी कोई पॉइंट होता है? अस्थमा कि जिस समय दौरा सा पड़ा हो, ज़्यादा परेशानी हो रही हो, 5 मिनट में रिलैक्स मिल जाएगा। वो कैसे? कोई दवाई लेने की, 5 मिनट में रिलैक्स कर दूंगा। उसमें क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा गर्दन तक, मैंने पॉइंट बताया, गर्दन के पॉइंट है, गर्दन के नीचे क्या है? बिल्कुल गर्दन के नीचे ही आता है अस्थमा अपना। ये हमारे छाती, छाती, फेफड़े, हाँ जी, लंग्स यहाँ है। तो ये हमारे यहाँ लंग्स के पॉइंट है, ये नीचे, ये ठीक है। जिनको अस्थमा है, श्वास की दिक्कत है, फेफड़ों की समस्या है, यहाँ दबाएंगे ना, उनको दर्द लगेगा, यहाँ दर्द होगा। और जहाँ दर्द होना है ना, समझ लीजिए आपके पॉइंट वो है, आपको वहाँ दबाना है। किसी भी हाथ से कर लीजिए आप इसको, 5 मिनट दबाइए, आपको तुरंत उसी टाइम आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ पॉइंट हमारे जो गर्दन के पीछे का जो हिस्सा कमर का, या हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर सारे पॉइंट जुड़े होते हैं। सारे अंगों के जो नसें हैं वो सारी जुड़ी हुई होती हैं। सर्वाइकल के, गर्दन के यहाँ हैं, पैर के L4 L5 के आसपास, तो वहाँ से दबाने से अस्थमा ठीक हो जाता है, सांस की दिक्कत, और यहाँ से दबाते ही आपको आराम मिल जाएगा उसी टाइम। शुगर का पॉइंट हमें बताइए कि उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? शुगर के लिए खाने का भी बता देता हूँ और आपको इसको पॉइंट भी बता देता हूँ। खाना उस व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए, शुगर उसको होती है जो शारीरिक मेहनत नहीं करता है। शारीरिक मेहनत शुरू तो शुगर ठीक, जिसको कहते हैं ना सैर कर, ये कर, एक्सरसाइज कर। और दूसरा क्या होता है, मोटी भाषा बोलता हूँ आपको, कि जो गरीब आदमी खाना खाता है वैसा खाना खाना शुरू कर दे। सादा, बिल्कुल सादा सिंपल खाना। वो शुगर। और पॉइंट कौन सा दबाना है, ये जो हमारी यहाँ है, ये पेन क्रियाज है। इस पेन क्रियाज को आपने यहाँ से दबाना है, अपने ये दबाना है। ये पेन क्रियाज ये हो गया, इसको दबाना है 15-20 सेकंड, इसको दबाते हुए। इसकी भी वही है, 5-6 राउंड करने, आपको 2 मिनट करना है। इसको दबाने के बाद में फिर आपको यहाँ हमारी पिट्यूटरी जो नस है, जो नर्व है, जो उसको पिट्यूटरी को दबाना है, यहाँ दबाना है। ये पेन क्रियाज, ये पिट्यूटरी, मैं 3 बताऊंगा अभी आपके सामने। ये पेन क्रियाज, ये पिट्यूटरी, और ये जो है ये वाला हिस्सा बिल्कुल हाथ के बिल्कुल यहाँ बीच वाला, हाँ, ये हमारी लंफित ग्रंथि है। अच्छा। इन 3 को दबाने से आपका शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ दबाना है पेन क्रियाज, पिट्यूटरी
और लंफित ग्रंथि, इन 3 पॉइंट को दबा कर किसी हाथ से दबा लीजिए, सुबह शाम दबा लीजिए, आपकी पेनक्रियाज ठीक होनी शुरू हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और बीपी कंट्रोल करने के लिए कौन सा बिंदु होता है? बीपी कंट्रोल करने के लिए हाई की लो? बीपी अगर हाई है उसका हाँ, भी बताएं, और लो है उसका भी दो बताएं। दो अलग अलग है। देखिए ये क्या, जो मेरा हाथ है, हाँ जी। आपने के मजाक की बात बता दूं, जरूर जरूर। जो शादी होती है ना, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें रिंग डाली जाती रिंग है। डाली जाती है ना, हाँ जी। और रिंग क्यों डालते हैं इसमें? मजाक की बात कर, रिंग डालने से तो बीपी कंट्रोल होता है। क्या होता है जब इसमें हम डालते हैं? हाँ जी हाँ जी। कहते हैं लड़के को अंगूठी डल गई, अब बीपी बढ़ना शुरू हो गया, आप समझ रहे समस्या तेरी शादी शुरू हो रही है। तो इसलिए कहते हैं तेरी समस्या बढ़ रही है भाई, तो अंगूठी डाल ले कि ये बीपी कंट्रोल रहे उसका। हाँ, इसमें जो बड़ा हुआ कंट्रोल बीपी जिनका है, इसको दबाओगे आप यहाँ। कई नग भी डालते हैं उस चीज को करने के लिए। हाँ, अलग इसमें देखिए ये क्या है, एक ये है उंगली मेन जो सबसे बड़ी जब आपका लो बीपी है तो आप इसको दबा लीजिए। है। ठीक है, ये क्योंकि बढ़ जाता है ना, और जब बड़ा हुआ बीपी है, नॉर्मल लेकर आना है, तो यहाँ से दबा लीजिए। अगर बड़ा हुआ है बीपी है तो सबसे बड़ी उंगली को दबाना है, और लो है तो छोटे वाली। इसके साथ आपको अंगूठे पे जाना है, दोनों चीज, ये भी दबाना है और ये दबाना है। क्या बात। आपको लो है या हाई है, इन उंगली को ध्यान रखिए और यहाँ दबा लीजिए। एक मुझे बात और याद आ गई, कई बच्चे प्रार्थना में खड़े होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, स्कूल बच्चे, बिल्कुल। वो प्रार्थना में खड़े खड़े भी चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आ जाते, गिर जाते हैं। बड़ी समस्या वीकनेस होता है कहीं ना कहीं। वीकनेस भी होती है, या वे कुछ बच्चे खाना नहीं खाते प्रॉपर, सीधे खाना नहीं खा के आते स्कूल में, वैसे आ जाते हैं, या सीधे इनका चाय पी करके आ गए या खाली पेट आ गए, चक्कर आ जाते हैं। उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है। उसको ठीक करने का तरीका क्या है, उसको ये दबाना है आपको, ये वाली जो तीसरी उंगली है ना, अनामिका रिंग फिंगर, इसको यहाँ पहले टो पे है ना, यहाँ पूरा जोर से दबाइए, रिंग फिंगर। हाँ, इसको पूरा जोर से दबाना है। ओके। और दबा करके यहाँ से जोर से जैसे दबाया, उसके बाद यहाँ अंगूठे पे दबा दीजिए। जिनको बेचैनी हो रही है और चक्कर आ गए है, बेहोश हो गया है, बेचैनी ठीक हो जाएगी इसी से, यहाँ और चक्कर आने भी ठीक हो जाएंगे। फिर भी चक्कर आने से कोई दिक्कत थोड़ा रह जाती है कभी, तो आप यहाँ से दबा दीजिए। 3 पॉइंट दबाने आपने, ये या ये, इन्हीं से ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आजा चक्कर, भ्रूकुटी जहाँ तिलक करते हैं, इसको दबा दीजिए, उसी टाइम होश आ जाएगा, बिल्कुल बच्चा ठीक हो जाएगा। और कुछ जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ और चीज का ज्ञान देना चाहते हैं? देखिए, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं। आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपका हाथ है, वहीं पर सब कुछ है। दबाना शुरू कर दीजिए, आहार सात्विक आहार लेना शुरू कर दीजिए, और मिर्च मसाले से युक्त जितना भोजन त्यागा जा सकते हैं आप उतना छोड़ने के प्रयास की। मैं नहीं कहता बिल्कुल ही छोड़ दो, जो तो मेरा तो कौन इतना कहना मानेगा, लेकिन सलाह ये ही दूंगा कि जितना हो सके मिर्च मसाले से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक की चीज़ खाएंगे स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा मिर्च की चीज़ खाएंगे तो आँख आदि समस्या बढ़ जाती है, आँखों की समस्या बढ़ जाती है, तो तरह तरह के रोग शुरू होते हैं। इसलिए आपका जो हाथ है, ये आपकी दवाई है, आपका स्वास्थ्य भी है, और परमात्मा ने जो हमारा इतना सुंदर शरीर दिया है, सब कुछ वहीं पर दे रखा है। तो इन पॉइंटों को हम दबाएं तो आप बिल्कुल इसमें ठीक हो जाएंगे। और जो एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ चलते, बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है ये कहते हैं ना, लीवर की बड़ी समस्या चलती है। लीवर आजकल लीवर फैटी लीवर हो गया है, सूजन आ गई उसमें, लीवर खराब हो गया, कमजोर हो गया है। बिल्कुल। तो लीवर का पॉइंट और बता देता हूँ आपको। जो लीवर है ना हमारा, ये जो हिस्सा है ना हमारा, ये साइड वाला, हाँ, ये लीवर का पॉइंट हमारा, ये वाला, यहाँ से आप दबाएंगे, ये लीवर आपका एक्टिव हो जाएगा। क्या लीवर का पॉइंट यहाँ से दबाने से, ये दबाने से। तो इस प्रकार के जो ये लीवर का पॉइंट हो गया है, या आपका किडनी का पॉइंट है, या आपके फेफड़ों का पॉइंट है, या आपके गर्दन का है। एक याद और आ रही, थायराइड की समस्या चल रही है आजकल। थायराइड जो होता है ना, बिल्कुल। उसका पॉइंट ये है, यहाँ जो ना गर्दन हमारी है। हाँ जी हाँ जी। देखो गर्दन मुड़ रही है, मुड़ रही। हाँ जी हाँ जी। तो गर्दन के नीचे यहाँ ग्रंथि हमारी। तो ये जो है, ये अंगूठे का दाएं बाएं बिल्कुल सेंटर में ले लीजिए, एक लाइन लगा लो। हाँ जी, लाइन लगा ली सेंटर में। सेंटर में एक आपने लाइन लगाई, बस यही इस पे आपने पॉइंट दबाने हैं,
छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो यहाँ पर दबाना है आपको, ये इसको आप हाथ से दबाएंगे तो हाथ से ऐसे इस प्रकार से दबा लीजिए, थायराइड आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्या बात। थायराइड के पॉइंट यहाँ पे आपके, तो आपके मस्तिष्क के हो गए हैं, थायराइड के पॉइंट हो गए हैं, फेफड़ों के पॉइंट हो गए हैं, लीवर के पॉइंट हो गए हैं, हमारा हृदय का पॉइंट है, ये हमारा किडनी का पॉइंट है। और जाते जाते एक बात और बता दूं, जरूर 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 बताइए। आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं बच्चे भी, बहुत बड़े भी, बिल्कुल, सभी मोबाइल के बिल्कुल। और लैपटॉप पे हाँ। आंखों की समस्या आ जाती आंखों की है। समस्या। आंखों को पॉइंट बता देता हूँ मैं, ये जो हमारा सबसे बड़ी फिंगर, दो उंगलियां हैं, 2 उंगलियां, 2 उंगलियां, बिल्कुल। 2 चीजें बताऊंगा आपको। शरीर हमारा 2 चीजों से खराब होता है। अगर अच्छे विचार बनाने तो 2 चीजों पर कंट्रोल करो, देखने से और सुनने से। देखने का दृश्य आपका अच्छा है, अच्छे विचार बनेंगे। सुनने का 2 चीजों से हमारी अंदर जाती है चीजें, देखने से और सुनने से। बिल्कुल। तो दोनों के कानों के भी आंखों को पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हमारी हाथ है, इसमें ये देखिए यहाँ से मिलन, और तो ये है, हाँ जी, बीच में, बिल्कुल। ये हमारी आंखों का पॉइंट है। ओके। आंख का पॉइंट यहाँ है। और ये जो तीसरी और चौथी उंगली है, इनका यहाँ, ये हमारा कानों का पॉइंट है। कानों का, ये आंखों का पॉइंट और ये कानों का पॉइंट। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी ज्ञान भरी बातें बताई। और मेरे ख्याल से मेरा सच में ये बहुत गुणवान बातें बताई। मेरे ख्याल से इस बातों का कोई मूल्य नहीं है जो आपने आज बातें बताई, कि कई बारी हमें ये चीज़ें इंसान को पता होते, इंसान अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अमल में नहीं लाता। और अगर जो आपने बातें बताई हैं आज, अगर ये हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अमल कर दे, तो मेरे ख्याल से कभी उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। यदि हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति और परमात्मा इनके साथ जुड़ गए तो शायद तीसरे आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मुझे भी मौका दिया है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी मुलाकात। तो आप भी इस मुलाकात को, इनके जो वचन है उनको सुन के अपनी ज़िंदगी में अमल जरूर करें। हो सकता है आपको इनकी बताई हुई बातें अगर आप ज़िंदगी में अमल करें तो आपके लिए ये बहुत गुणवान हो सकती हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो आज बातें बताई गई हैं ये और लोगों तक पहुंच सके, ताकि और लोग अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें जो ऐसी बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ज़रूर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय सिया राम।